चैप्टर 301 कंसोलिडेशन। जैसे ही सनी ठंडे पत्थरों पर बैठा, अपने चेहरे से खून पोंछते हुए और दर्द से करहाते हुए, पूरा महल हल्का सा हिल गया और चौड़े गलियारे की छत से धूल गिरने लगी। ऊपर देखते हुए उसने हल्का सा माथा सिकोड़ा, फिर हारूस की तरफ मुड़ा और बिना किसी परवाह के कुबड़ वाले के कपड़ों से कपड़े का एक टुकड़ा काट लिया। लाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी आंखों में खून जाने से रोकने के लिए उस कपड़े को अपने सिर के चारों ओर बांधते हुए सनी ने एक गहरी सांस ली और रून्स को बुलाया। शैडो फ्रैगमेंट्स 956/1000। कैसी नाइंसाफी है। हारूस के साथ उसकी लड़ाई फॉरगॉटन शोर पर अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी, लेकिन इससे उसे बस एक मामूली सा शैडो फ्रैगमेंट मिला। ये शैडो स्लेव एस्पेक्ट की एक अजीब बात थी। ये इंसानों और नाइटमेयर क्रिएचर्स के बीच बिल्कुल भी फर्क नहीं करता था। उसके नजरिए से हारूस बस एक सोता हुआ जानवर था, या शायद ये किसी छुपे हुए वरदान जैसा था। इंसानों को मारना सच में घाटे का सौदा है, सनी ने अफसोस के साथ कहा और थ्रोन रूम की दिशा में देखा, जहां भयानक लड़ाई अभी भी चल रही थी। गुस्से और खून की प्यास से पागल हुए कई सौ इंसान बहुत कम समय में बहुत भारी तबाही मचा सकते थे। कई सौ ताकतवर स्लीपर्स, जिनमें से हर एक के पास एस्पेक्ट एबिलिटी थी, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक थे। इसमें एकोस को भी जोड़ लो, और सनी को यह सोचकर ही सिहरन हो रही थी कि अभी ग्रेट हॉल में क्या चल रहा होगा। वहां ऊपर हर सेकंड जितनी जाने जा रही होंगी, उनकी संख्या बहुत बड़ी होगी। होस्ट के मेंबर्स, चेंजिंग स्टार के फॉलोअर्स और हर वो इंसान जो आज फॉरगॉटन शोर पर मौजूद होने के लिए बदकिस्मत था, वो बड़ी तादाद में मारे जा रहे थे। ब्राइट कैसल के हॉल में खून नदी की तरह बह रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैसी ने उन महीनों पहले भविष्यवाणी की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सनी को डर था। नेफिस क्या सोच रही थी? उसका सपना कभी भी डार्क सिटी का शासक बनना नहीं था। गनलाग से प्राचीन महल का कंट्रोल छीनना हमेशा से बस एक मकसद पूरा करने का जरिया था। उसका असली लक्ष्य हमेशा से क्रिम्सन स्पायर में था, जहां फॉरगॉटन शोर का टेरर रहता था। उस नजरिए से देखा जाए तो यह कत्लेआम एक तरह की बर्बादी थी, संभावित सैनिकों की, अनगिनत मेमोरीज की, और हर उस संभावित संसाधन की जिसकी उसे गेटवे तक पहुंचने के लिए जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन फिर क्या सच में ऐसा था? आखिरकार बाकी इंसान उस डिवाइन एस्पेक्ट के अजीब नियमों से बंधे नहीं थे जो सनी के पास था। जब एक अवेकन दूसरे को मारता था, तो उन्हें अपने दुश्मन द्वारा जमा किए गए सोल एसेंस का एक बड़ा हिस्सा मिलता था। उसमें से बहुत सारा तो बस गायब हो जाता था, लेकिन जो बचता था वो काफी से भी ज्यादा होता था। क्रिम्सन स्पायर ऐसी जगह नहीं थी जिसे कोई कमजोर भीड़ के साथ जीत सके। तो वास्तव में नेफिस को 1000 कमजोर इंसानों की जरूरत नहीं थी। उसे वास्तव में बस कुछ सौ ताकतवर, युद्ध में परखे हुए लड़ाकों की जरूरत थी। अभी ब्राइट कैसल में जो हो रहा था वो बर्बादी नहीं थी, ये कंसोलिडेशन था। सनी ने आह भरी और अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अपनी आत्मा के अंधेरे से मिडनाइट शार्ड को बुलाते हुए। लड़ाई में वापस शामिल होने का समय हो गया था। अंत में उस दिन लगभग 200 लोग मारे गए। इतनी मौत के बावजूद लड़ाई एक कड़वे ड्रॉ पर खत्म हुई, और इसका मुख्य कारण केवल 3 लोग थे, नेफिस, टेसाई और जेमा। लड़ाई में हिस्सा लेने वाले बाकी स्लीपर्स कितने भी ताकतवर और कुशल क्यों न हो, इन तीनों में से किसी एक के खिलाफ भी किसी के पास टिकने का कोई मौका नहीं था। कैस्टर के पास भी नहीं, जिसे उस समय तक कई लोग डार्क सिटी के सबसे मजबूत लड़ाकों में से एक मानते थे। उसके अद्भुत कौशल, शक्तिशाली एस्पेक्ट और रईस बैकग्राउंड की वजह से जब वो गर्वीला लेगेसी हंटर्स के लीडर से भिड़ा, तो उसकी जादुई जियान तलवार ने जल्दी ही जेम्मा के दिल तक अपना रास्ता बना लिया। हालांकि सभी के डर के लिए उस लंबे आदमी ने जानलेवा घाव लगने के बाद पलक तक नहीं झपकाई, और बस कुछ ही पलों बाद वो जादुई रूप से भर गया,
पीछे एक निशान भी नहीं छोड़ा। कैस्टर ने उस भयानक हंटर के शरीर को कितनी भी बार काटा या भेदा हो, जेम्मा का मांस बस खुद को फिर से ठीक कर लेता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गर्वीला लेगेसी पानी को काट रहा हो। जेम्मा की एस्पेक्ट एबिलिटी ने उसे लगभग अमर बना दिया था, जबकि उसका अद्भुत कौशल, चालाकी और ताकत ने उसे मौत का हरकारा बना दिया था। टेसाई भी उतना ही खतरनाक था। उसकी शक्तिशाली एस्पेक्ट एबिलिटी ठंड और बर्फ से जुड़ी थी। इसने उसे अपनी त्वचा को पत्थर की तरह सख्त बनाने और अपने दुश्मनों को कमजोर करने, उनकी हरकतों को धीमा और सख्त करने की ताकत दी। और इससे भी बुरी बात यह थी कि यह काफी हद तक नेफिस की लपटों का मुकाबला कर सकता था। आखिरकार जब मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो तीनों ने अपने फॉलोअर्स को पीछे हटने का आदेश दिया। दिन के अंत तक ब्राइट कैसल का नया लॉर्ड अभी भी तय नहीं हुआ था। महल खुद 3 वॉरिंग गुटों के बीच बंट गया, जिनका नेतृत्व सिंहासन के 3 दावेदार कर रहे थे। सबसे बड़ा और सबसे मजबूत गुट, जिसके पास सबसे ज्यादा लड़ाके और उन्हें लैस करने के लिए सबसे ज्यादा मेमोरीज थी, वो टेसाई और हैंडमेडन्स के लीडर सेशन के बीच गठबंधन से बना था। साथ में गार्ड्स और हैंडमेडन्स एक ऐसी ताकत बन गए जिसे बाकी 2 गुट खुले तौर पर चुनौती नहीं दे सकते थे। उन्होंने महल के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जहां इसके अधिकांश रणनीतिक और आसानी से बचाव वाले क्षेत्र स्थित थे। दूसरे गुट का नेतृत्व जेम्मा और किडो, जो मुख्य आर्टिसन थी, कर रहे थे। हालांकि उन दोनों के पास अन्य दोनों गुटों की तुलना में कम लड़ाके थे, लेकिन इनमें से हर एक लड़ाका 1 दर्जन के बराबर था। वे हंटर्स थे, पूरे डार्क सिटी में सबसे अनुभवी और खतरनाक स्लीपर्स। हालांकि इस गुट के पास जो इलाका था वो बड़ा नहीं था, लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे ब्राइट कैसल में भोजन और पानी के एकमात्र भरोसेमंद स्रोत को कंट्रोल करते थे। आखिरी गुट अकेले नेफिस का था। उसने महल के दक्षिणी हिस्से को कंट्रोल किया, जहां इसका मुख्य गेट स्थित था, साथ ही साथ बाहरी बस्ती को भी, जहां प्राचीन गढ़ के पिछले कई निवासी शरण पाने की उम्मीद में भाग आए थे। हालांकि उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि डार्क सिटी में अब कहीं भी सुरक्षा नहीं थी। गनलाग के जाने के बाद सारी व्यवस्था गायब हो गई। कोई भी खाना लाने के लिए शिकार पर नहीं गया, कोई भी नाइटमेयर क्रिएचर्स को भगाने के लिए दीवारों पर तैनात नहीं था। अराजकता के अंधेरे में पनपे अपराध और हिंसा को रोकने के लिए वहां कोई नहीं था, और चीजें तब तक नहीं बदलने वाली थी जब तक कि कोई नया लॉर्ड सफेद सिंहासन को हड़प न ले। ताज के लिए खूनी संघर्ष शुरू हो चुका था। चैप्टर 302 परछाइयों में डर। अगले कुछ हफ्तों में ब्राइट कैसल एक अजीब सी जगह बन गया था। इसके शानदार हॉल्स के अंदर बैरिकेड्स बना दिए गए थे और 3 कामचलाऊ किले खड़े हो गए थे, जहां हर गुट एक खास इलाके पर कब्जा जमाए बैठा था। इन सुरक्षित इलाकों के बाहर नो मैन्स लैंड था। किसी गुट के गढ़ से बाहर निकलने का मतलब अक्सर मौत होता था। कोई नहीं जानता था कि वहां उनका सामना किससे होगा। फर्श पर लाशें बिखरी पड़ी थी और कभी कभार कोई लुटेरा अंधेरे में छिपा होता था। कानून के खत्म होने के बाद, जो पहले जैसा भी था, अब कई लोग अपनी सबसे बुरी आदतों और इच्छाओं के गुलाम बन गए थे। लेकिन ये बदमाश उन खतरों में सबसे छोटे थे जो अब कैसल में फैल गए थे। इससे भी बुरा हश्र तब होता था जब कोई दूसरे गुट की पेट्रोलिंग टीम या वॉर पार्टी से टकरा जाता था। खासकर गार्ड्स किसी को भी देखते ही मारने में देर नहीं करते थे, कभी कभी तो बहुत ही भयानक तरीकों से। हंटर्स और चेंजिंग स्टार के फॉलोअर्स भी उतने ही बेरहम थे, लेकिन कम से कम बिना किसी कारण या उकसावे के नहीं। लेकिन सबसे भयानक बदलाव यह था कि अब इस प्राचीन गढ़ में रहने वाले केवल इंसान नहीं थे। गनलाग की मौत के बाद बहुत सारे लोग मारे गए थे और बाकी अपनी छोटी सी लड़ाई में इतने व्यस्त थे कि कैसल की रक्षा करने का समय ही नहीं था। और बस ऐसे ही इतने सालों बाद नाइटमेयर क्रिएचर्स फिर से
इस छत के नीचे लौट आए थे। कुछ को गुटों के लोगों ने मार दिया, लेकिन कुछ ने खुद को छिपाने और गढ़ की गहराइयों में कहीं अपने घोंसले बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। कोई नहीं जानता था कि वे कितने थे, लेकिन उनके डर ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही थी, एक से बढ़कर एक डरावनी। उनमें से सबसे पक्की अफवाह एक भयानक जीव के बारे में थी जिसे ब्लड लॉर्ड कहा जाता था, जो जाहिर तौर पर ब्राइट कैसल के गलियारों में शिकार करता था और इंसानों को मार डालता था। उनके गले को अपने नुकीले दांतों से फाड़कर उनका सारा खून पी जाता था। कुछ लोगों को तो यह भी लगता था कि यह खुद गनलाग है, जो अपने कातिलों से बदला लेने के लिए कब्र से वापस आया है। सनी को इन अफवाहों पर तब तक शक था जब तक कि उसे अपनी एक गश्त पर एक युवा गार्ड की बिना खून वाली लाश नहीं मिल गई। एक पल के लिए उसे अपने दिल में डर रेंगता हुआ महसूस हुआ। आखिर वो जानता था कि ब्लड फ्लावर्स क्या थे, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया, ये याद करते हुए कि ब्राइट लॉर्ड का शरीर उसकी मौत के बाद हुए कत्लेआम में नष्ट हो गया था। अगर गनलाग की लाश लोगों का खून पीते हुए नहीं घूम रही थी, तो फिर वो क्या था? इन दिनों कैसल में बहुत सारी परेशान करने वाली चीजें हो रही थी। गुटों के बीच बार बार होने वाली छोटी मोटी झड़पों के अलावा लोग तरह तरह के भयानक तरीकों से मर रहे थे। वो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। अब कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, शायद उन 3 गढ़ों को छोड़कर। बाहरी बस्ती पूरी तरह से वीरान हो चुकी थी। पहले नेफिस ने वहां उन लोगों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनाने की कोशिश की थी जो युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उसे अपने दुश्मनों द्वारा जल्दी ही एक खूनी सबक सिखा दिया गया। अपनी सेना को बहुत दूर तक फैलाना बस हमले का न्योता देना था। उसके बाद उसके सभी फॉलोअर्स, चाहे वो राजी हो या नहीं, कैसल के दक्षिणी हिस्से में शिफ्ट हो गए और उसकी सेना में शामिल हो गए। और फिर भी 2 हफ्ते बाद भी कुछ नहीं बदला था। तीनों गुटों ने अपना खूनी संघर्ष जारी रखा, लेकिन कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। जल्द ही कुछ न कुछ तो बदलना ही था। एक शाम सनी चेंजिंग स्टार के गढ़ के एक हॉल में एक क्रेट पर बैठा था। उसके हाथ में एक कटोरा था जिसमें बहुत थोड़ा सा राशन था, जिसे वो फिर भी बड़े चाव से खा रहा था। उससे कुछ मीटर दूर नेफिस के फॉलोअर्स का एक जोड़ा बातें करते हुए वही कर रहा था। बोरियत के कारण वो खाते हुए उनकी बातें सुनने लगा। क्या तुमने सुना? उन्हें थ्रोन रूम के पास एक और मरा हुआ गार्ड मिला। ब्लड लॉर्ड ने उसे मार डाला। अच्छा हुआ पीछा छूटा, लेकिन वो चीज मुझे सच में बहुत डराती है। हां, डरावना है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मुझे असल में किस चीज से डर लगता है? स्लम में रहने वाले उस आदमी ने अपने साथी को देखा जो कुछ हफ्ते पहले तक कैसल में रहने के लिए ट्रिब्यूट कर देता था और अपनी भौहें चढ़ाई। क्या? हारूस, वो खौफनाक कमीना। वो अब कहाँ है? धत तेरी की। अगर मैं सपना देख पाता तो मुझे यकीन है कि मुझे हर रात उस कसाई के ही बुरे सपने आते। रुको, तुमने नहीं सुना? क्या? वो मर गया। ट्रिब्यूट देने वाले ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जबकि सनी ने मुंह फेर लिया और अपनी हंसी दबाने की कोशिश की। हो ही नहीं सकता। हां, बड़ी लड़ाई के बाद उन्हें उसकी लाश सिंहासन के पीछे एक गुप्त रास्ते में मिली। किसी ने उसे पीट पीट कर मार डाला था, नंगे हाथों से। मैंने तो यही सुना है। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर उनमें से एक ने कहा, किस तरह का इंसान उस राक्षस को मार सकता है? नंगे हाथों से? स्लम में रहने वाला वो आदमी कांप गया। यही तो बात है, कोई नहीं जानता। सभी बड़े ताकतवर लोग तो वहां मौजूद थे। तुमने खुद देखा, वे सब थ्रोन रूम में लड़ रहे थे। लानत है, अब मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। हारूस काफी भयानक था, लेकिन यह सोचना कि इस कैसल में कोई ऐसा इंसान है जो उसे इतनी आसानी से मार सकता है, और वो भी इतने समय तक पूरी तरह से अनजान और अनदेखा रहकर। यार, ये तो खौफनाक है। स्लम वाले ने उसे सिर हिलाया
और सनी की ओर मुड़ा। अरे सनी, है ना, तुम लेडी नेफिस के स्काउट हो? तुम्हें क्या लगता है कि हारूस को कौन मार सकता है? सनी ने एक पल के लिए सोचा और फिर ईमानदारी से कहा, खैर, मेरे अलावा जो युद्ध के मैदान पर एक सच्चा कहर है और शायद दुनिया में अब तक के सबसे घातक स्लीपर्स में से एक है। ओह, मुझे लगता है कि कैसी ऐसा कर सकती है। उस युवक ने उसे नाराजगी से देखा और फिर अपना सिर हिलाया। ये अच्छी बात नहीं है यार। डींगे हाँकना ठीक है, मुझे लगता है, लेकिन लेडी कैसिया का मजाक उड़ाना तुमने बहुत घटिया काम किया। सनी ने पलकें झपकाई। उसने कैसी का मजाक कब उड़ाया? हारूस के पास जो एस्पेक्ट एबिलिटी थी, उसे देखते हुए सनी के बाद उस कुबड़ वाले से लड़ने के लिए वो वास्तव में अगली सबसे अच्छी इंसान थी। वो पहले से ही अंधी थी और उस स्थिति में लड़ने के लिए उसने खुद को बेहतरीन तरीके से ढाल लिया था। अपने एकोज की मदद से कैसी के पास उस लड़ाई में बचने का अच्छा मौका था। एक माफी भरी मुस्कान के साथ उसने कंधे उचकाए और कहा, माफ करना, मैंने बस अपने शब्द गलत चुने। खैर, मैं चलता हूं। इसके साथ वो क्रेट से नीचे कूदा और उस बैरिकेड की ओर बढ़ा जो गुट के गढ़ की सीमा थी। स्लम वाले ने अपनी भौहें उठाई। तुम कहां जा रहे हो? रात होने वाली है। सनी मुस्कुराया, एक बड़े शिकार के लिए। अरे चिंता मत करो, मैं 3 महीने डार्क सिटी में रहा हूं, याद है? आज मुझे कुछ नहीं होने वाला। चैप्टर 303, एक पुराना दोस्त। स्लम में रहने वाले उस आदमी ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और झुंझलाहट में फुसफुसाया, अपनी बात वापस लो। क्या तुम पागल हो? सनी ने पलकें झपकाई। क्या? नहीं, खैर, मैं कुछ समय के लिए पागल था, लेकिन अब मैं नहीं हूं। उस युवक ने उसे शक की नजर से देखा और अपना सिर हिलाया। फिर भी खुद को बद्दुआ मत दो। क्या तुम्हारे पास सुरक्षित रहने के लिए कम से कम कोई मेमोरी है? खुद को हथियार बंद करना नेफिस के फॉलोअर्स के लिए एक बड़ी समस्या थी। उनमें से आधे से ज्यादा के पास मेमोरी आर्मर या हथियार नहीं था। उन्हें जो भी हाथ लगता उससे बने साधारण हथियारों से काम चलाना पड़ता था। यही एक कारण था कि गार्ड्स और हंटर्स के खिलाफ लड़ना उनके लिए इतना कठिन था। दूसरा लड़का जो ट्रिब्यूट दिया करता था, उसने आह भरी और अपने दोस्त को पुकारा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम लेडी नेफिस की पर्सनल कोहॉर्ट के एक सदस्य से बात कर रहे हो। जाहिर है उसके पास मेमोरीज है। इसके साथ उन दोनों ने अपनी खुद की काम चलाऊ तलवारों को नीचे देखा। ये दोनों उन लोगों में से थे जो ब्लैक क्ल, काले पंजे, चलाते थे, जो उस फायर मैसेंजर के पंजों से बने ब्लेड थे जिसे सनी और बाकी लोगों ने मारा था। उनके निचले हिस्से को चमड़े से लपेटा गया था, जिससे कोई भी उस लंबे घुमावदार पंजे को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। ये देखते हुए कि ये पंजे एक फॉलन मॉन्स्टर के थे, जहां तक हथियारों की बात थी, वे बेहतरीन में से कुछ थे। हालांकि उन्हें कुशलता से चलाना कोई आसान काम नहीं था। स्लम वाले ने मुंह बनाया। सही है, धत, मुझे ब्लैक क्लॉ चलाने पर गर्व है, मुझे गलत मत समझो, लेकिन अगर हमें से हर एक के पास मेमोरीज का एक उचित सेट होता, तो वो कमीने अब हमें एक एक करके नहीं मार रहे होते। ये तो पक्का है। सनी ने उसे एक जटिल भाव से देखा, फिर वो मुस्कुराया। एक अच्छी मेमोरी बहुत कुछ बदल सकती है, ये सच है। जैसे ही वो मुड़ा, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। हालांकि ये तुम्हारी जान नहीं बचाने वाली, तुम सब बस चलती फिरती लाशें हो। इसके साथ उसने उन 2 स्लीपर्स को पीछे छोड़ दिया, बैरिकेड के ऊपर चढ़ गया और चला गया। फिर भी वे सही थे। मेमोरीज की कमी एक बड़ी समस्या थी। सनी परछाइयों से होकर गुजरा, प्राचीन गढ़ के पेट में, और गहरे बढ़ता गया। ब्राइट कैसल आकार में बहुत बड़ा था और इसमें अनगिनत घुमावदार गलियारे थे। कुछ में रास्ता खोजना तुलनात्मक रूप से आसान था, जबकि कुछ किसी भी तर्क का पालन नहीं करते थे।
हवा में झूलते पुलों से जुड़े ऊंचे टॉवर थे और अंधेरे और खतरे से भरे गहरे कालकोर्री थे। वहां हत्या का इरादा लिए इंसान इन गलियारों में घूम रहे थे। साथ ही और भी बहुत भयानक चीजें थी। पत्थर के हॉलों में कभी कभी परेशान करने वाली आवाजें गूंजती थी, जिससे सनी रुक जाता और माथा सिकोड़ लेता। एक दो बार उसने गार्ड्स या हंटर्स की गश्ती टीमों द्वारा देखे जाने से बचने के लिए छिपने का फैसला किया। उनके पीछे चलते हुए वो कुछ ताजी लाशों से टकराया और उसे अफसोस हुआ कि मौका मिलने पर उसने उन कमीनों को नहीं मारा। आधे घंटे बाद सनी कैसल के मुख्य कीप के नीचे कहीं था और एक अंधेरे गलियारे में सावधानी से कदम बढ़ा रहा था। तभी उसने अगले मोड़ के पार से संघर्ष की आवाजें सुनी। उफ, क्या मुसीबत है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने मोड़ लिया और एक ऐसा दृश्य देखा जो इन दिनों प्राचीन गढ़ में आम था। एक इंसान दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में यह एक भारी भरकम गार्ड था जो कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वो विशाल आदमी किसी छोटे और दुबले पतले व्यक्ति को दीवार से सटाकर अपने कवच वाले हाथों से उसका गला घोंट रहा था। फर्श पर एक टूटी हुई तेल की लालटेन जल रही थी, जिससे संघर्ष कर रहे दो लोगों की परछाइयां बड़ी और खतरनाक लग रही थी। गार्ड के चेहरे पर 4 गहरे खरोंच थे, जिनसे खून बह रहा था। उसका चेहरा गुस्से और एक काली खुशी के भाव में बिगड़ा हुआ था। इस बीच उसके शिकार का चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ रहा था। ये एक छोटी सी युवती थी जिसके बाल काले और आंखें भूरी थी, जो इस समय दर्द और निराशा से भरी थी। हालांकि इससे पहले कि वो बेहोश हो जाती, अंधेरे से एक हाथ दिखाई दिया और गार्ड के गले पर एक अजीब पारदर्शी खंजर चला दिया। गर्म खून हवा में उड़ गया और वो एक भयानक गुड़गुड़ाती आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। युवती लड़खड़ाई और अपनी सूजी हुई गर्दन को मलते हुए एक भारी सांस ली। कुछ पलों बाद उसने ऊपर देखा और अपने बचाने वाले को सावधानी से देखा। ये एक बहुत ही पीला, दुबला पतला युवक था, जिसका चेहरा बच्चों जैसा और आंखें काली और अजीब तरह से चुंबकीय थी। फिलहाल वो अपने खंजर को अपने कवच की आस्तीन पर पहुंच रहा था और मरते हुए गार्ड को एक उदासीन भाव से घूर रहा था। वास्तव में वो परेशान करने वाली हद तक बेपरवाह था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जिसने अभी अभी किसी इंसान को मारा हो। उसके चेहरे पर न तो घृणा और डर था, नहीं खुशी और जीत, बस कुछ भी नहीं। ये एक ठंडे खून वाले कातिल का चेहरा था। उसकी ओर मुड़ते हुए युवक मुस्कुराया। अरे, तुम आइको हो ना? सनी ने युवती को ऊपर से नीचे तक देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो गंभीर रूप से घायल नहीं है। वो उसे कैसल में अपने दिनों से थोड़ा जानता था। उस समय वो उन कुछ लोगों में से एक थी जो अगले हफ्ते ऐसा करने के लिए पर्याप्त शार्ड्स बनाने की चिंता किए बिना ट्रिब्यूट दे सकती थी। डार्क सिटी में एकमात्र जुए का अड्डा उसी का था, जिसने अपने आप ही उसकी जगह को होस्ट के सदस्यों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। लेकिन यही कारण था कि उनमें से कई उस छोटी लड़की के प्रति नाराजगी रखते थे। आइको ने सावधानी से सिर हिलाया। आमतौर पर उसकी आंखों में शरारती चमक होती थी, लेकिन अभी वहां दबे हुए डर के अलावा कुछ नहीं था। सनी ने मूनलाइट शार्ड को वापस भेज दिया और दोस्ताना लहजे में कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं सनी हूं। युवती ने उसे थोड़ी देर तक घूरा और फिर कहा, तुम चेंजिंग स्टार के आदमियों में से एक हो, है ना? उसने मुंह बनाया। मैं किसी का आदमी नहीं हूं, मैं पूरी तरह से अपना हूं। लेकिन हां, फिलहाल नेफिस मेरी एम्प्लॉयर, मालकिन है, मुझे लगता है। आइको हिचकिचाई और एक विनम्र और सुखद आवाज में कहा, समझी। खैर सनी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तो मैं चलती हूं। सनी मुस्कुराया। ओह, माफ करना, क्या मैंने कहा कि तुम जा सकती हो? मुझे नहीं लगता। वास्तव में
मुझे जोर देना होगा कि तुम रुको। आइको ने गार्ड की लाश को देखा, फिर वापस उस पीले युवक को। क्या उसे वहम हुआ था या उसकी आंखों में अब पागलपन के हल्के संकेत थे? आह, तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? अगर तुम चाहते हो कि मैं रुकूं, तो मैं जरूर रुकूंगी। ये मेरी खुशी होगी, सच में। लेकिन सनी, तुम वास्तव में क्यों चाहते थे कि मैं रुकूं? उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया और थोड़ा रुककर जवाब दिया। ओह, मुझे खुशी है कि तुमने पूछा। देखो, मैं एक बड़े शिकार को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगा कि तुम मदद कर पाओगी। चैप्टर 304 सौदा। सनी ने आइकों को घूरा। खुश था कि बदलाव के लिए उसे ऊपर नहीं देखना पड़ा। युवती ने गलियारे की गहराइयों में देखा, ये अंदाजा लगाते हुए कि भागने के मौके कितने थे। मौके नहीं थे। अंत में उसने आह भरी और गुस्से के साथ सनी की ओर मुड़ी। किसी कारण से उसके छोटे चेहरे पर ऐसा गंभीर भाव थोड़ा मजाकिया लग रहा था। सनी, है ना? सुनो, दोस्त। ओह, बॉस, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन क्या मैं शिकारी दिखती हूं? मैं कैसे मदद कर सकती हूं? शायद अपने किसी मजबूत दोस्त से पूछो। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तुम मुझे चारे के रूप में इस्तेमाल तो नहीं करने वाले? सनी हंसा। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस इस खास शिकार के लिए सिर्फ तुम ही मदद कर सकती हो। वैसे मैं तुमसे बस संयोग से नहीं टकराया। मैं काफी समय से तुम पर नजर रख रहा था। वो थोड़ी पीली पड़ गई। समझी। खैर, सबकी अपनी अपनी पसंद, लेकिन फिर भी मैं योद्धा नहीं हूं। मुझे लगता है मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। दुख की बात है। सनी ने सिर हिलाया। शांत हो जाओ, आइको। वो बड़ा शिकार जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, तुम्हारा एक दोस्त है। बड़ा, मोटा कमीना जिसका नाम स्टीव है। मैं उसी के पीछे हूं। और मैं पक्के तौर पर जानता हूं कि तुम्हें पता है वो कहां छिपा है, क्योंकि तुम ही उसे छिपा रही हो। तो आइको के चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी का भाव आ गया। उलझन के साथ उसने पूछा, रुको, क्या? स्टीव? मेमोरी मार्केट वाला? स्पेल की कसम, मुझे क्यों पता होगा कि वो कहाँ है? उसने पलकें झपकाई, फिर हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे कोई और तो नहीं समझ रहे, सनी? उसने आह भरी और थोड़ा रुका, फिर आंखें घुमाई। ठीक है, मैं यहां समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तो जल्दी करते हैं। वहां देखो। उसने अपनी परछाई की ओर इशारा किया। आइको ने नीचे देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब परछाई ने सिर घुमाया और उसे हाथ हिलाया। ये क्या? सनी ने हाथ बांधे और कहा, ये मेरी परछाई है। बहुत कीमती मददगार है। ये अपने आप घूम सकती है और मुझे रिपोर्ट दे सकती है कि इसने क्या देखा। अंदाजा लगाओ, इसने कल क्या देखा? आइको पीली पड़ गई और चौड़ी आंखों से परछाई को घूरने लगी। परछाई ने उसे वापस घूरा, पूरे तिरस्कार के साथ। तो ये दिखावा बंद करो कि तुम नहीं जानती स्टीव कहाँ है। बस मुझे उसके पास ले चलो। युवती ने उसे देखा और दांत पीस लिए। फिर उसने आंखों में गहरे संकल्प के साथ पूछा, तुम उससे क्या चाहते हो? सनी ने भौहें उठाई। मैं क्या चाहता हूं? वो आदमी अपने सोल कोर में से मेमोरीज लेकर घूम रहा है। अंदाजा लगाओ। आइको ने नन्ही मुट्ठियां भींच ली। वो मेरा दोस्त है, मैं नहीं करने वाली। सनी ने हाथ हिलाया और उसे रोक दिया। ओह, इतना ड्रामा मत करो। मैं कुछ बुरा नहीं करने वाला। अगर चाहता तो तुम्हें पहले ही मार चुका होता। मेरी परछाई ने देखा कि तुम कहां जा रही थी। याद है? असल में सनी झूठ बोल रहा था। उसे यकीन था कि आइको स्टीव को छिपा रही थी, क्योंकि वो बहुत खाना चुरा रही थी। इतनी छोटी लड़की के लिए बहुत ज्यादा, लेकिन उसे ठिकाने का पता नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये गार्ड्स के इलाके के बाद कही था और सनी ने अपनी परछाई को सेशन के आसपास भेजने से परहेज किया था।
उसके चेहरे पर एक दंग रह जाने वाला भाव आ गया। थोड़ी देर बाद आइको ने पूछा, तुम सच में हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे? सनी ने उसे अपनी सबसे दोस्ताना, ईमानदार मुस्कान दी। किसी कारण से वो छोटी लड़की सिहर उठी। नहीं पहुंचाऊंगा, भरोसा रखो। आखिर मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूं। दो दुनियाओं का, यहां तक कि कुछ घंटों बाद 3 आकृतियां ब्राइट कैसल के गलियारों में चुपके से जा रही थी। एक गहरे चमड़े के कवच में पीला युवक था, दूसरी छोटी लड़की जिसकी आंखें शरारती थी, और तीसरा एक विशालकाय आदमी जिसका पेट बहुत बड़ा था। उसकी वजह से चुप रहने की उनकी कोशिशें बेकार हो गई थी। एक कोने के पास पहुंचकर सनी ने आह भरी और रुकने का संकेत दिया। गार्ड्स आगे गश्त कर रहे हैं, हमें इंतजार करना होगा। स्टीव और आइको ने एक दूसरे को देख कंधे उचकाए। उनके आकार में अंतर के कारण दोनों साथ में काफी मजाकिया लग रहे थे। सिर हिलाते हुए सनी ने एंडलेस स्प्रिंग को बुलाया और पानी पिया। फिर वो सुंदर कांच की बोतल उन्हें दी। वैसे तुम सबसे छिप क्यों रहे थे, स्टीव? उस भारी भरकम विशालकाय ने उदास भाव से देखा, फिर दबी आवाज में कहा, और क्यों? जैसे ही ये मुसीबत शुरू हुई, मुझे पता था लोग मेमोरीज के लिए मेरे पास आएंगे। सनी ने माथा सिकोड़ा। मेमोरी मार्केट तो होस्ट का था, तो तुम बस टेसाई या जेमा के पास क्यों नहीं चले गए? स्टीव ने मुंह बनाया। गनला के जाने के बाद मैं टेसाई के पास जाने के लिए उसे अच्छे से जानता हूं। रही बात जेमा की, हम दोस्त हैं, लेकिन वो लड़की किडो, मैंने अतीत में उसे कुछ नाम दिए थे, बिजनेस विवाद को लेकर। कौन जानता था कि वो लेफ्टिनेंट बन जाएगी? वैसे भी मैं अपनी सुरक्षा के लिए डर रहा था, क्योंकि वो और जेमा, तुम्हें पता है। सनी ने भौं उठाई, फिर उत्सुकता से पूछा, तो नेफिस के बारे में क्या? आइको ने उसे एक जटिल नजर दी। सुना है उसके लोग कैसल वालों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, और स्टीव आधिकारिक तौर पर होस्ट के अधीन था, तो हमारे पास जाने की जगह नहीं थी। सनी ने माथा सिकोड़ा। नेफिस के गुट में कुछ आंतरिक कलह थी। बाहरी बस्ती के कुछ लोग कैसल से किसी के भी शामिल होने के खिलाफ थे। चेंजिंग स्टार और उसकी कोहर्ट ने कुछ भी बुरा होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वे हर जगह नहीं हो सकते थे। कुछ उपद्रवी है, सच है, लेकिन तुम ठीक रहोगे। बस कहना कि तुम मेरे साथ हो। उसने कुछ पल सोचा और खुद को सुधारा। असल में ऐसा मत कहना, ज्यादा लोग मुझे नहीं जानते। कहना कि तुम नाइट के साथ हो। और अगर नाइट पूछे कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो बताना कि तुम मेरे साथ हो। वे दोनों अचानक उसकी ओर देखने लगे। मेरा दोस्त काई जिंदा है, ये तो बहुत अच्छी खबर है, स्टीव ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। आइको के चेहरे पर एक सपनों जैसा भाव आ गया। पहले क्यों नहीं बताया कि तुम नाइट को जानते हो? इससे चीजें इतनी आसान हो जाती। सनी ने उन्हें घूरा और सिर हिलाया। अपनी लार पोंछो, है ना? उसने स्टीव को मनाने में घंटा क्यों बर्बाद किया? वो बस काई को ले जा सकता था, और वो कमीना उस सुंदर तीरंदाज की एक मुस्कान पर हाँ कह देता। कितना गलत है। फिर उसने अचानक सिर घुमाया और जम गया। कुछ गलत था, बहुत बहुत गलत। वो गार्ड्स जिन्हें 1 मिनट पहले परछाई के पास से गुजरना था, कभी आ ही नहीं। चैप्टर 305 खून का निशान। अपना हाथ उठाते हुए सनी ने आइको और स्टीव को शांत रहने का संकेत दिया। फिर माथे पर शिकन के साथ उसने परछाई को अपनी छिपने की जगह छोड़ने और गार्ड्स को खोजने का आदेश दिया। वे हमारे पास नहीं हो सकते, मैंने उन्हें सुन लिया होता। तो फिर वो कमीने गए कहाँ? जल्द ही उसे अपना जवाब मिल गया। 3 गार्ड सनी की मौजूदा स्थिति से 100 कदम या उससे अधिक दूर गलियारे में थे, एक कोने के ठीक पीछे, एक ऐसी जगह पर जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये उनके पिछले रास्ते से काफी दूर था। वे मरे हुए भी थे, 2 की खोपड़ियां कुचली हुई थी। सनी को नहीं पता था
कि उन्हें मारने के लिए किस हथियार, औजार या अंग का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि उनके मेमोरी आर्मर पहले ही गायब हो चुके थे। हालांकि ये स्टील को भेदने में सक्षम कोई चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछली बार जब उसने उन्हें देखा था तो गार्ड्स ने हेलमेट पहन रखा था। तीसरे की हालत और भी खराब थी। उसका गला फाड़ दिया गया था। ऐसा लगता था जैसे भयानक रूप से नुकीले दांतों से, इस हद तक कि युवक का सिर उसके शरीर से लगभग अलग हो गया था। किसी को इतने भयानक घाव से खून का समुद्र बहने की उम्मीद होगी, लेकिन वास्तव में फर्श पर आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम खून था। हालांकि गार्ड की लाश अप्राकृतिक रूप से पीली थी, जैसे कि उसमें से खून पूरी तरह से खत्म हो गया हो। लानत है, सनी को अपने शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ती हुई महसूस हुई। परछाई ने सावधानी से चारों ओर देखा, लेकिन भयानक कत्लेआम की जगह पर कोई और मौजूद नजर नहीं आया। आइको और स्टीव सनी को घबराए हुए भाव से देख रहे थे। कई मिनटों तक इंतजार करने के बाद वो आखिरकार थोड़ा रिलैक्स हुआ और उन्हें पीछे आने का इशारा किया। क्या हुआ? वो कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर एक सपाट लहजे में कहा, ब्लड लॉर्ड अभी यहां आया था। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। वो राक्षस? तो हम भाग क्यों नहीं रहे? सनी ने उन्हें शांत भाव से देखा। चिंता मत करो, वो जा चुका है। हालांकि अंदर से वो शांत होने से कोसों दूर था। 3 गार्ड्स को मारने में सक्षम कोई प्राणी जरूरी नहीं कि ऐसी चीज हो जिससे वह डरता हो। एक ऐसा प्राणी जो उसकी परछाई से बच निकलने और उसका ध्यान खींचे बिना 100 कदम दूर उन्हें मारने में कामयाब रहा। दूसरी ओर ये चिंता का कारण था। ये किस तरह का राक्षस है? अफसोस की बात है कि उन तीनों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस जगह से गुजरना पड़ा जहां गार्ड्स मारे गए थे। जल्द ही खून की गंध उनकी नाक से टकराई, जिससे आइको और स्टीव पीले पड़ गए। गार्ड्स की लाशें असल में और भी भयानक लग रही थी। सनी ने हल्का सा माथा सिकोड़ा, जबकि आइको और स्टीव को अपने पेट के अंदर का खाना बाहर आने से रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हे भगवान! बेचारे कमीने! सनी ने कुछ नहीं कहा, एक काले भाव के साथ चारों ओर देखते हुए। वो कुछ ऐसा नोटिस करने की उम्मीद कर रहा था जो उसकी परछाई से छूट गया हो, ताकि उसे ये सुराग मिल सके कि ब्लड लॉर्ड वास्तव में किस प्रकार का नाइटमेयर क्रिएचर था। लेकिन इस बात के कोई संकेत नहीं थे कि 3 गार्ड्स को छोड़कर कोई और लंबे समय से इस गलियारे में था। अरे सनी, क्या हम कृपया जा सकते हैं? ये कचरा तुम्हें परेशान करता नहीं दिख रहा, लेकिन मेरा मतलब है, स्टीव वास्तव में डरा हुआ लग रहा है। बस कल्पना करो कि क्या होगा अगर वो बेहोश होकर गिर गया। शायद पूरा कैसल सुन लेगा। सनी थोड़ा हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। हालांकि जाने से ठीक पहले उसने अचानक खून के तालाब में कुछ चमकते हुए देखा। परछाई ने इसे पहले नहीं देखा था, क्योंकि उस छोटी वस्तु पर चमकने और प्रकाश को वापस प्रतिबिंबित करने के लिए कुछ भी नहीं था। नीचे झुकते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और खून से सने धातु के टुकड़े को उठाया, फिर उसे करीब से देखने के लिए अपनी आंखों के पास लाया। उसकी उंगलियों के बीच एक जटिल चांदी की बाली, ईयरिंग, दबी हुई थी, जो एक फूल की कली के आकार में थी। हालांकि यह कोई चाम मेमोरी नहीं थी, बस गहनों का एक साधारण टुकड़ा था। यह चीज यहां क्या कर रही है? एक उलझन भरे तेवर के साथ वो कुछ पलों के लिए रुका रहा और फिर खड़ा हो गया, क्षत-विक्षत लाशों से मुंह मोड़ लिया। चलो यहां से चलते हैं। जल्द ही वे चेंजिंग स्टार के इलाके की सीमा बनाने वाले बैरिकेड्स पर लौट आए। पहरा दे रहे स्लीपर सनी को 2 अजनबियों के साथ वापस आते देख हैरान थे, लेकिन उन्होंने बिना कोई सवाल पूछे उन्हें अंदर जाने दिया। आइको ने एक भौं उठाई। क्या तुम लोग हमारी तलाशी नहीं लेने वाले? क्या होगा अगर हम जासूस हों? पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा और फिर उनमें से एक ने कहा, आमतौर पर हम लेते, लेकिन ये सनी है। छोटी युवती मुस्कुराई। ओह, क्या यहां उसकी बहुत इज्जत है?
पहरेदार ने अजीब सा लुक दिया, फिर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ खांसा। ओह, ऐसा नहीं है, बस इतना है कि उसके साथ बातचीत शुरू करना। ओह, खैर, तुम्हें पता है, सरदर्द है। सनी ने उसे अपमानित भाव से घूरा। इसका क्या मतलब है? पहरेदार ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं, कुछ नहीं। मुझे बैरिकेड का निरीक्षण करना है, अगर तुम मुझे माफ करो। इसके साथ उसने जल्दबाजी में पीछे हटना शुरू कर दिया। क्या मैंने उसे उसके जूतों के लिए ठगा था या कुछ और? हैरानी में अपना सिर हिलाते हुए सनी मुड़ा और दोनों नए लोगों को गढ़ में और अंदर ले गया, नेफिस को खोजते हुए। वो एक विशाल कमरे में अकेली थी। चेंजिंग स्टार फर्श पर बैठी थी, खुद को अपने सफेद लबादे में लपेटे हुए और एक दूरस्थ भाव के साथ दीवार को घूर रही थी। इन दिनों नेफिस थोड़ी अजीब थी। वो हमेशा अलग थलग और समझने में मुश्किल रही थी, लेकिन अब उसका आमतौर पर उदासीन चेहरा पूरी तरह से गतिहीन हो गया था। उसकी ग्रे आंखें हमेशा शांत रहती थी, लेकिन अब वे विशेष रूप से ठंडी लग रही थी, लगभग खाली। सनी को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या चल रहा है। शायद वो अपनी एस्पेक्ट एबिलिटी का पूरी तरह से उपयोग करने से अभी तक नहीं उभरी है। उसका ध्यान खींचने के लिए गला साफ करते हुए सनी ने उस विशाल आदमी और छोटी लड़की की ओर इशारा किया जिसे वो लाया था। अरे नेफ, नेफ, मैंने इन लोगों को भर्ती किया है। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कुछ नहीं कहा। सनी मुस्कुराया। तुम्हें आइको याद होगी, वो वही थी जिसकी ओर से तुमने उस पाथफाइंडर एंडेल को चुनौती दी थी और उसका सिर काट दिया था। फिर उसने आइको की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। छोटी लड़की ने जल्दी से कहा, ओह हां, धन्यवाद लेडी चेंजिंग स्टार। वो आदमी, ओह, वास्तव में एक मुसीबत था। नेफिस ने धीरे से सिर हिलाया और समान रूप से कहा, तुम्हारा स्वागत है। फिर उसने स्टीव को देखा। और तुम कौन हो? सनी के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। ओह, ये स्टीव है। स्टीव एक बहुत ही खास आदमी है। देखो, उसके सोल कोर में 100 युद्ध के लिए तैयार मेमोरीज जमा है। इसके साथ सनी ने स्टीव के कंधे पर थपकी दी और कहा, मूल रूप से यह हमारी हथियारों की समस्या को हल करने वाला है। चैप्टर 306, सबसे खतरनाक। अचानक मेमोरी मार्केट के चेंजिंग स्टार के गुट के हाथों में आ जाने से ब्राइट कैसल के हॉल्स में होने वाली झड़पें और भी ज्यादा लगातार और भयानक हो गई थी। लोग एक दूसरे को मारते रहे, धीरे धीरे पूरे गढ़ को लाल रंग में रंग दिया। और फिर भी एक विजेता के उभरने के लिए यह अभी भी काफी नहीं था। नेफिस हमेशा सबसे आगे रहती थी, अपने लोगों का नेतृत्व करती और अपनी चांदी की तलवार से अनगिनत दुश्मनों को काटती थी, जैसे कि उसे दया का मतलब ही न पता हो। जहां भी वो दिखाई देती, खून नदी की तरह बहता था। वो खुद टेसाई से भी भिड़ी थी, लेकिन उनकी भयानक लड़ाई बराबरी पर खत्म हुई। अब जब गनलाग की मौत और पुरानी व्यवस्था के खात्मे को 2 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका था, इंसानों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा था। कैसल के अंदर आने वाले नाइटमेयर क्रिएचर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। हालात धीरे धीरे एक ऐसे संकट में बदल रहे थे जिसे सुधारा नहीं जा सकता था। वास्तव में ऐसा हो चुका था। सिविल वॉर जारी था, एक के बाद एक इंसानों की जान ले रहा था, लेकिन ये उन लोगों को जो जिंदा बचे थे और भी ज्यादा भयानक, शक्तिशाली और कठोर लड़ाकों में ढाल रहा था। और फिर अचानक पुराना संतुलन पूरी तरह से खत्म हो गया और ब्राइट कैसल में जिंदा बचे हर किसी को यह ऐलान हो गया कि अंत करीब आ रहा है। नया लॉर्ड अपना ताज लेने वाला था और ये उम्मीदवारों में सबसे महान या सबसे ताकतवर नहीं होने वाला था, ये सबसे खतरनाक होने वाला था। चेंजिंग स्टार के गुट के गढ़ में यह खबर रात के सबसे अंधेरे पहर में पहुंची। कैसल की गहराइयों में भेजे गए स्काउट्स एक एक करके वापस आए।
अपने साथ चौंकाने वाली खबर लेकर। कैसल गार्ड ने चुपके से जेमा और किडों के कब्जे वाले गढ़ पर एक जोरदार हमला कर दिया था। हंटर्स हार गए थे। लड़ाई में उनके कई साथी मारे गए। उनकी सुरक्षा के बिना लगभग हर आर्टिसन, कारीगर को गार्ड्स ने पकड़ लिया था, जबकि किडों को खुद टेसाई ने अपने दोनों हाथों से मार डाला था। उसकी मौत के बाद जेमा और उसके बचे हुए योद्धाओं को भागना पड़ा। स्काउट्स की रिपोर्ट देने के बाद गढ़ में एक भारी सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। गार्ड्स और हैंडमेडन्स के गठबंधन से बना गुट पहले से ही तीनों में सबसे शक्तिशाली था। अब जब सारे आर्टिसंस उनके हाथों में थे और कैसल का ज्यादातर हिस्सा उनके कंट्रोल में था, वे अब चेंजिंग स्टार और उसके लोगों के लिए आने वाले थे। उस सन्नाटे में नेफिस ने चारों ओर देखा, अपने फॉलोअर्स के पीले चेहरों को, और एक लंबी और मार्मिक चुप्पी के बाद कहा, मजबूत बने रहो, हम जीतेंगे। हालांकि पहली बार उसके शब्द उन्हें यकीन दिलाते हुए नहीं लग रहे थे। एक लंबी और बिना नींद की रात के बाद गढ़ में एक अप्रत्याशित मेहमान आया। ये जेम्मा था, हंटर्स का शक्तिशाली लीडर। वो लंबा आदमी पहले जैसा दिखता था, उससे बहुत अलग लग रहा था। उसका लापरवाह रवैया गायब हो गया था। उसकी जगह गहरी थकान ने ले ली थी। उसका चेहरा उदास और राख जैसा था, और उसका हल्का कवच फटा हुआ और खून से सना था। वो चेंजिंग स्टार से बात करना चाहता था। उसके सामने आने के बाद जेमा ने टेसाई के खिलाफ संघर्ष में अपने बचे हुए आदमियों की सेवा की पेशकश की। उसने अपना सिर झुकाया और पूछा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं का क्या? क्या तुम अगला लॉर्ड नहीं बनना चाहते थे? जेमा लंबे समय तक चुप रहा। उसकी आंखों में आग बुझ चुकी थी। आखिरकार उसने कहा, मैं कभी भी लॉर्ड नहीं बनना चाहता था। ये किडों की इच्छा थी। अब जब वो मर चुकी है, मुझे सिंहासन की कोई परवाह नहीं है। वो रुका। उसकी आंखों पर एक शोक भरी परछाई आ गई, लेकिन फिर इसकी गहराइयों में नफरत के अंगारे सुलग उठे। जेमा ने अपने दांत पीस लिए। मुझे बस टेसाई को मरते हुए देखना है। अगर तुम मुझसे वादा कर सकती हो कि तुम उसे हरा दोगी, तो मैं और मेरे हंटर्स अंत तक तुम्हारा साथ देंगे। नेफिस थोड़ी देर चुप रही, उसके शब्दों पर विचार करते हुए। अंत में वो मुड़ी और जवाब दिया, अपने आदमियों को आने का संकेत दो। हमारे पास बांटने के लिए कुछ खाना है, तो पेट भर खाओ। कल के लिए तैयार हो जाओ। इसके साथ वो चली गई। जेमा ने उसकी पीठ को घूरा और चिल्लाया, कल क्या होने वाला है? चेंजिंग स्टार एक पल के लिए रुकी, फिर अपना सिर घुमाए बिना जवाब दिया, कल मैं टेसाई को मार डालूंगी। चैप्टर 307 विश्वासघात। अगले दिन सुबह कोई गश्त नहीं भेजी गई। इसके बजाय सभी ने हथियार उठाए, इकट्ठा हुए और थ्रोन रूम की ओर मार्च किया। नेफिस अपनी सेना के सबसे आगे चल रही थी, स्टारलाइट लीजन के काले और सफेद कवच पहने हुए। ग्रेट हॉल वैसा ही था जैसा उन्होंने 3 हफ्ते पहले छोड़ा था। फर्श अभी भी खून से लाल था। टेसाई और उसके लोग वहां पहले से इंतजार कर रहे थे। उदास विशालकाय सिंहासन पर बैठा था। उसके हाथों में एक भयानक भारी गदा थी। सनी ने दोनों सेनाओं को देखा। नुकसान के बावजूद अभी भी लगभग 100 गार्ड्स जिंदा थे। वे बेहतर सुसज्जित और प्रशिक्षित थे, और अब उनके पास आर्टिसंस भी थे। आर्टिसंस उनके बगल में थे, कुछ बंधे हुए, कुछ डरे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे टेसाई उन्हें मीट शील्ड के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। हैंडमेडन्स भी वहां थी, गार्ड्स के पीछे चुपचाप खड़ी थी। उनकी संख्या भी लगभग 100 थी। उनकी लीडर सेशन सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे थी। उसे देखकर सनी की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। पहली नजर में नेफिस के पास ज्यादा लोग थे, 300 से थोड़े ज्यादा, लेकिन गार्ड्स के खिलाफ उनमें से केवल आधे ही काम के थे। कुल मिलाकर
ये डार्क सिटी में बचे सभी इंसान थे, 600 से थोड़े कम। बाकी सब मर चुके थे। और आज कितने मरने वाले थे? दोनों सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी। तनावपूर्ण सन्नाटा खून की प्यास से भरा था। सनी भीड़ की पहली पंक्ति में गया। उसे लगा कि चेंजिंग स्टार के फॉलोअर्स के पास जीतने का बहुत कम मौका था। उनके पास गार्ड्स के खिलाफ कोई फायदा नहीं था, सिवाय इसके कि वे ज्यादा लाशें फेंक सकते थे। और फिर भी उसे नहीं लगा कि नेफिस हारने वाली है। गार्ड्स के पास अनुभव था, लेकिन उनके पास चेंजिंग स्टार नहीं थी। उनके पास एफी, कैस्टर और जेमा नहीं थे। उनके पास सनी नहीं था। गार्ड्स के पास केवल 2 भयानक चैंपियन थे, सेशन और टेसाई। अंत में यह लड़ाई उन कुछ लोगों द्वारा तय होनी थी जो भीड़ से अलग खड़े थे। तो हां, सनी को भरोसा था कि नेफिस जीतने वाली है, लेकिन किस कीमत पर? टेसाई ने अचानक हंसते हुए भीड़ को खूनी मुस्कान के साथ देखा। उस उदास विशालकाय ने नेफिस की ओर देखा और मुस्कुराया। चेंजिंग स्टार, हम फिर मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे बगल में वो कौन है? जेमा? कितना सुखद आश्चर्य! अब मुझे उस गंदे तिलचट्टे को ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो धीरे से सिंहासन से उठा, गदा को कंधे पर रखा और नीचे उतरा। उसकी आंखों में काली आग जल रही थी। क्या तुम यहां मरने आए हो, चेंजिंग स्टार? नेफिस ने उसे खाली आंखों से देखा। नहीं, मैं तुम्हें मारने आई हूं। विशालकाय हंसा। वो सेशन के बगल में रुका और क्रूर मुस्कान दिखाई। वे दोनों साथ में भयानक लग रहे थे। टेसाई विनाश का अवतार था और सेशन ठंडी और कठोर थी। सेशन ने एक अजीब लेकिन शाही पोशाक पहनी थी। उसकी सबसे खास बात उसकी ग्रे, रेशमी त्वचा थी। नेफिस की तरह सेशन का रूप भी उसके एस्पेक्ट से बदल गया था। वो एक ही समय में सुंदर और डरावनी लग रही थी। जब टेसाई पास आया तो उसने चुपचाप अपना हथियार बुलाया। एक सुंदर वॉरहैमर, युद्ध का हथौड़ा, उसके हाथ में दिखाई दिया, जिसकी चोंच नुकीली थी। विशालकाय हंसा। मुझे मारोगी? पिछली बार तुम डरपोक कुत्ते की तरह भाग गई थी। तुम्हें क्या लगता है आज कुछ अलग होगा? नेफिस ने चुप्पी साधे रखी। टेसाई ने सिर हिलाया। वो नजर, मैं तुम्हारे चेहरे से वो अहंकार मिटाना चाहता था। आज मैं तुम्हें भीख मांगना सिखाऊंगा। तो हम इसे खत्म क्यों न कर दें? गार्ड्स हंसे और हथियार तैयार किए। चेंजिंग स्टार के फॉलोअर्स ने दांत पीस लिए। नेफिस ने अपनी चांदी की तलवार बुलाई और जवाब दिया, चलो करते हैं। एक पल के लिए समय धीमा हो गया। विशालकाय आगे बढ़ा, हमला बोलने के लिए तैयार। एक कदम पीछे सेशन चुपचाप उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ी और अपने हैमर को टेसाई के सिर के पिछले हिस्से पर दे मारा। एक ही वार से उसकी खोपड़ी चकनाचूर कर दी। उसी समय गार्ड्स के पीछे खड़ी हैंडमेडन्स ने अपनी आस्तीन से निकले चाकुओं से उन पर हमला किया। ये चाकू मेमोरीज नहीं थे, इसलिए उन्हें प्रकट होने में समय नहीं लगा। पल भर में ब्लेड गार्ड्स के मांस में धंस गए। जब तक टेसाई के सैनिकों को एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। 1 दर्जन सेकंड बाद सब खत्म हो गया। 100 लड़ाके अपने हथियार उठाने का मौका मिले बिना ही मारे गए। केवल टेसाई अभी भी जिंदा था। टूटी खोपड़ी के बावजूद विशालकाय खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिशें कमजोर होती जा रही थी। सैकड़ों स्लीपर्स के सामने नेफिस धीरे धीरे उसके पास गई। सेशन ने उसे सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। लेडी चेंजिंग स्टार। सनी ने उसके खून से सने हथौड़े को देखा। अचानक उसके चेहरे पर पहचान का भाव आ गया। हथौड़ा, राजमिस्त्री का हथौड़ा। सेशन के हाथ में छठी शार्ड मेमोरी थी, सनलाइट शार्ड। नेफिस ने उसे सिर हिलाया। अच्छा काम किया। आखिरकार जासूस की पहचान सामने आ गई। फिर वो मरते हुए विशालकाय की ओर मुड़ी। नेफ का चेहरा स्थिर था। मैंने तुम्हें मारने का वादा किया था। इसके साथ उसने अपनी तलवार से टेसाई के दिल को भेद दिया।
विशालकाय आदमी शांत हो गया। नेफिस ने अपनी आंखें बंद कर ली। सिंहासन के लिए युद्ध खत्म हो गया था। ब्राइट कैसल को नई लेडी मिल गई थी। चैप्टर 308 नया साथी। गार्ड्स के खात्मे के बाद कोहोर्ट के मुख्य सदस्य एक छोटे कमरे में जमा हुए। वहां से वे मारे गए गार्ड्स के शवों को घसीटे जाने की आवाजें सुन सकते थे। बस ऐसे ही ब्राइट कैसल का सबसे शक्तिशाली गुट खत्म हो गया। किसी को भी नेफिस और हैंडमेडन्स के गठबंधन के बारे में पता नहीं था, शायद कैसी को छोड़कर, लेकिन किसी ने नेफिस से पूछने की हिम्मत नहीं की। सनी को ऐसी कोई समस्या नहीं थी। उसने कहा, तो तुमने सेशन के साथ काम करना कब शुरू किया? नेफिस ने कंधे उचकाए। तुम्हारे जाने के तुरंत बाद। क्या तुम हैरान हो? सनी ने सिर हिलाया। नहीं, वास्तव में नहीं। मुझे पता था कि तुम्हारा जासूस लेफ्टिनेंट्स में से एक है। मुझे लगा था कि गनला की मौत के बाद तुम्हारा सहयोग खत्म हो गया होगा। चेंजिंग स्टार मुस्कुराई। वो धोखा नहीं देगी। सनी ने माथा सिकोड़ा। तो जब ये सब शुरू हुआ तो वो तुम्हारे साथ शामिल क्यों नहीं हुई? फिर उसने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। रहने दो, मैं समझ गया। अगर हैंडमेडन्स सीधे हमारे साथ आती तो बाकी दो गुट मिल जाते, तब हमें पूर्ण युद्ध करना पड़ता। नेफिस ने सिर हिलाया। सही है, न केवल उन्होंने टेसाई और जेम्मा को मिलने से रोका, बल्कि गार्ड्स को भी बिना नुकसान के खत्म कर दिया। कितना शैतानी है। सनी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि एक समस्या थी। पिछली बार तुमने कहा था कि उस जासूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर दिल क्यों बदला? अचानक पीछे से मखमली आवाज आई। शायद मैं खुद समझा सकती हूं। ये क्या? सनी चौंका और पीछे मुड़ा। सेशन उसके ठीक सामने खड़ी थी। वो मुझे या मेरी परछाई को सतर्क किए बिना इतना करीब कैसे आ गई? सेशन ने उन्हें सिर झुकाया। परिचय देने दे, मैं सॉन्ग सेशन हूं। अचानक कैस्टर की आंखें सिकुड़ गई। सनी ने यह नोटिस कर लिया। यह कोई लेगेसी वाली बात है। सेशन ने विनम्र मुस्कान दी। मैं महान कबीले सॉन्ग की सच्ची वंशज नहीं हूं, लेकिन मुझे कबीले की नेता ने पाला है। असली दुनिया में लौटना और कर्ज चुकाना मेरा कर्तव्य है। मैं लेडी चेंजिंग स्टार का अनुसरण करूंगी, क्योंकि केवल वही हमें बचा सकती है। आखिर वो ब्रोकन स्वॉर्ड की बेटी है। सबने काई को घूरा, जो शर्मिंदा होकर बोला, ओह हां, वो बहुत ईमानदार है। एफी ने कंधे उचकाए। खैर, टीम में स्वागत है। एक एक करके सबने उसका स्वागत किया। सनी आखिरी था। जब उसकी बारी आई तो वो चुप रहा। अजीब खामोशी छा गई। सनी ने सेशन को देखा, फिर दबी आवाज में कहा, स्वागत है। उसने मुस्कान के साथ उसे देखा। फिर सनी ने हिचकिचाते हुए कहा, ओह सही, मैं भूल गया था। मुझे तुम्हारी कोई चीज मिली है। तुमने शायद गिरा दी थी। उसने हाथ उठाया। हथेली पर एक जटिल चांदी की बाली थी, जो खून से सनी थी। सेशन ने उसे देखा। फिर उसकी मुस्कान शानदार हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। सनी, है ना? मुझे लगा मैंने इसे खो दिया है। उसके दांत पूरी तरह से समान, मोती जैसे और बेदाग सफेद थे। चैप्टर 309 एक साल। अगले एक हफ्ते या उसके आसपास के समय में चीजें भयानक गति से आगे बढ़ी। नेफिस बिना किसी प्रकार के शानदार समारोह या जोशपूर्ण भाषण के ब्राइट कैसल की शासक बन गई। वैसे भी किसी ने उसके अधिकार पर सवाल नहीं उठाया, जैसे कि ये जीवन का एक साधारण तथ्य हो। एक मायने में ये था भी। हालांकि सनी को यह बात काफी दिलचस्प लगी कि वो प्राचीन गढ़ के उस सफेद सिंहासन पर एक बार भी नहीं बैठी। यहां तक कि जब किसी बड़ी सभा या मीटिंग की जरूरत होती थी, तो चेंजिंग स्टार सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ियों के सबसे आखिरी पायदान पर बैठती थी, जैसे कि वो ये बात साबित करना चाहती हो कि ब्राइट कैसल उसका नहीं है, या शायद कि वो ब्राइट कैसल की नहीं है। शुरुआत में सनी को पूरा यकीन था
कि नेफिस लोगों को तुरंत क्रिम्सन स्पायर पर मार्च करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन उसने इसका जिक्र तक नहीं किया। जब सनी ने उसकी योजनाओं के बारे में उसका सामना किया तो उसने बस इतना कहा कि वे कोई भी फैसला लेने से पहले विंटर सोल्स्टिस, शीतकालीन संक्रांति के आने का इंतजार करने वाले हैं। वैसे भी ये बस कुछ ही दिन दूर था। इस बीच जो भी जिंदा बचा था उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था। डार्क सिटी में अब सिर्फ 500 लोग बचे थे। एक महीने से भी कम समय में फॉगोटन शोर की इंसानी आबादी आधी हो गई थी। बाहरी बस्ती पूरी तरह से वीरान और सुनसान पड़ी थी, लेकिन तब भी ब्राइट कैसल को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए बमुश्किल पर्याप्त लोग थे। फिर भी वे डटे रहे और हार नहीं मानी। प्राचीन गढ़ के हॉल और गलियारों को खून और लाशों से पूरी तरह साफ किया गया। नाइटमेयर क्रिएचर्स जो अंदर चले आए थे, उन्हें व्यवस्थित रूप से ढूंढा गया, उनका शिकार किया गया और उन्हें खत्म कर दिया गया। उनके द्वारा बनाई गई रक्षात्मक लाइनों में जो भी कमियां या खामियां थी, उन्हें बारीकी से ढूंढा गया और सुधारा गया। नेव के पहरेदारों ने अब पूरी तरह से नष्ट हो चुके कैसल गार्ड की भूमिका निभाई, दीवारों पर तैनात होकर और बाहरी खतरों से गढ़ की रक्षा करते हुए। शिकारी दलों ने एफी और जेम्मा के नेतृत्व में बाहरी बस्ती और कैसल के पुराने शिकारियों के साथ मिलकर खंडहरों में अपने अभियानों को फिर से शुरू किया। एक बार फिर सभी के खाने के लिए भोजन और आनंद लेने के लिए सुरक्षा थी। उस भयानक खालीपन और इतने सारे युवा पुरुषों और महिलाओं की अनुपस्थिति के बावजूद, जो सिंहासन के लिए खूनी संघर्ष की उथल पुथल में मारे गए थे, और उन लोगों की आत्माओं पर छोड़े गए अदृश्य निशानों का तो जिक्र ही नहीं जो बच गए थे। चीजें धीरे धीरे वैसी ही दिखने लगी थी जैसी वे पहले थी, लेकिन सामान्यता के इस पतले से पर्दे के पीछे वे कुछ भी थी। और इसका मुख्य कारण चेंजिंग स्टार और उसका क्राउन ऑफ डॉन था। उस चमत्कारी शार्ड मेमोरी की मदद से डार्क सिटी के इंसान अब न केवल अधिक नाइटमेयर क्रिएचर्स का शिकार करने और कम जोखिम के साथ ऐसा करने में सक्षम थे, बल्कि वे अब शापित खंडहरों के फॉलन शासकों को भी चुनौती दे सकते थे। बेशक इन भयानक प्राणियों में से हर एक को बहुत भारी और भयानक कीमत चुकाए बिना नहीं मारा जा सकता था, लेकिन फॉगोटन शोर पर इतने सालों तक रहने के बाद अनुभवी हंटर्स शहर में रहने वाले विभिन्न भयावता और राक्षसों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। अपने सारे ज्ञान को एक साथ रखते हुए उन्होंने ये निर्धारित किया कि वे किसे चुनौती दे सकते हैं और उससे लड़कर जीवित रह सकते हैं। एक के बाद एक कई शक्तिशाली नाइटमेयर क्रिएचर्स को ट्रैक किया गया और मार दिया गया। अचानक इंसान डार्क सिटी में यदि सर्वोच्च प्रजाति नहीं तो कम से कम सबसे कमजोर और लाचार नहीं रह गए थे। फॉलन राक्षसों को मारकर नेफिस एक साथ कई लक्ष्य हासिल कर रही थी। वो कैसल में हर एक व्यक्ति को लैस करने के लिए मेमोरीज का एक विशाल शस्त्रागार जमा कर रही थी। उनमें से कुछ मेमोरीज असेंडेड रैंक की भी थी, और ऐसे शक्तिशाली हथियारों की संख्या धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ रही थी। वो और उसके योद्धा बड़ी मात्रा में सोल शार्ड्स भी वापस लाए, जिन्हें फिर कैसल के निवासियों को अवशोषित करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दिया गया। किस्मत के एक अजीब और विडंबनापूर्ण मोड़ में ऐसा लग रहा था कि अब ये ब्राइट लेडी थी जो अपनी प्रजा को ट्रिब्यूट कर दे रही थी, न कि इसके विपरीत जैसा गनलाग के समय में होता था। इसने केवल लोगों के उसके प्रति सम्मान और आराधना को और भी ज्यादा मजबूत किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये थी कि इन लगातार होने वाले शिकारों के माध्यम से वो अपने लोगों को एक एकजुट ताकत के रूप में लड़ने और उन प्राणियों पर जीत हासिल करने के लिए प्रशिक्षित कर रही थी जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। कैसी के मार्गदर्शन में बचे हुए आर्टिसंस, कारीगर भी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे अपनी महारत और शिल्प का उपयोग कर रहे थे ताकि डार्क सिटी के इंसानों को ड्रीम रियलम के खिलाफ लड़ाई के लिए कैसे सुसज्जित और आपूर्ति की जाए, इसमें किसी भी कमी को पूरा किया जा सके। हालांकि
उनके कार्यों की प्रकृति अब पहले से काफी अलग थी। यदि वे पहले कैसल में रहने वाले लोगों की आरामदायक जीवन शैली को बनाए रखने के साथ साथ गनलाग के होस्ट को गियर और फैंसी उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए काम कर रहे थे, तो अब उनका एकमात्र काम ऐसी चीजें बनाना था जिनकी लोगों को खूनी लड़ाई में आवश्यकता होगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हों। कुछ बड़ी और गुप्त परियोजनाएं भी थी जिन पर आर्टिसंस काम कर रहे थे, जिनके बारे में सनी को बहुत कम जानकारी थी। इन खास चीजों का अनुरोध खुद नेफिस ने उनसे किया था। उसे गहरा शक था कि एक बार जब क्रिम्सन स्पायर पर हमला करने का समय आएगा तो वे बहुत उपयोगी साबित होंगे। और बस ऐसे ही विंटर सोल्स्टिस, शीतकालीन संक्रांति का दिन आ गया। इसी दिन ठीक 1 साल पहले सनी फॉरगॉटन शोर पर आया था। यह विश्वास करना कठिन था कि वो यहां इतने लंबे समय तक जीवित रहा। यह सोचना भी मुश्किल था कि उनमें से कोई भी बचा था। लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि 1 साल का समय इसे समेटने के लिए काफी नहीं था। ये एक पूरे जीवन काल जैसा लग रहा था, शायद कई जीवन काल। ये भी इसी दिन था, 1 साल बाद, कि सनी 18 वर्ष का हो गया। अपने पिछले जन्मदिन को याद करते हुए उसके होठों पर एक हल्की और फीकी मुस्कान आ गई। उस समय कैसी, जो उस वक्त उसके लिए पूरी तरह से एक अजनबी थी, ने उसे अप्रत्याशित बधाई दी थी। उसने बहुत सारे दूध और चीनी वाली कॉफी पीकर एक अवेकन के रूप में अपना अगला जन्मदिन मनाने की योजना भी बनाई थी। वे सपने सच होने के लिए नहीं बने थे। इसके बजाय सनी अपने 18वें जन्मदिन पर टॉवर ऑफ डस्ट के एक खाली और सुनसान हॉल में मिला, जहां वो शैडो डांस के चरणों का अभ्यास कर रहा था और पसीना उसके लचीले और मजबूत शरीर से बह रहा था। इन दिनों उसे लग रहा था कि वो लगभग वहां पहुंच चुका है, बस थोड़ा और प्रयास, और उसकी रहस्यमय एस्पेक्ट लेगेसी पर महारत का पहला स्तर उसका होगा। ये पहले से ही उसकी पहुंच में था। उस दिन एक और खास बात हुई। जैसे ही सनी ने अपना प्रशिक्षण जारी रखा, स्पेल की सूक्ष्म रूप से परिचित और यंत्रिक आवाज अचानक उसके कान में फुसफुसाई। आपकी शैडो विकसित, इवॉल्व हो गई है। चैप्टर 310 मार्बल सेंट। अपनी तलवार नीचे करते हुए सनी थोड़ी देर के लिए उस खाली कमरे के सन्नाटे में खड़ा रहा। खिड़की में क्रिम्सन स्पायर की दूरस्थ धुरी मंडरा रही थी और भोर की रोशनी धीरे धीरे इसे लाल रंग में रंग रही थी। उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म और संतुष्ट मुस्कान आ गई। अरे वाह, शुक्रिया स्पेल, कितना अच्छा जन्मदिन का तोहफा है। एंडलेस स्प्रिंग को बुलाते हुए उसने लालच से स्वादिष्ट ठंडा पानी पिया और फिर फर्श पर बैठ गया, अपने पैर मोड़ लिए और कुछ गहरी सांसें ली ताकि खुद को शांत कर सके। चलो एक नजर डालते हैं। अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए सनी अपने सोल सी, आत्मा के सागर में गोता लगाया और गतिहीन परछाइयों की कतारों से गुजरा। बहुत समय पहले उनमें से केवल मुट्ठी भर थी। अब सैकड़ों काले छायाचित्र चुपचाप देख रहे थे, जैसे वो शैडो कोर के अंधेरे सूरज के पास पहुंचा। उनमें सभी प्रकार की भयावता और डरावने जीव थे, ऐसे जीव जिनकी उपस्थिति ही कमजोर पुरुषों को पागल कर देगी। माउंटेन किंग वहां था, भयानक ब्लैक नाइट भी वहां था, खौफनाक स्पायर मैसेंजर पानी की शांत सतह पर बेजान खड़ा था, और वहां इंसान भी थे। हारूस उनमें से था और हार्पर भी। सनी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। शैडो कोर के नीचे खड़े होकर उसने आह भरी और रून्स को बुलाया। नाम सनलेस, ट्रू नेम लॉस्ट फ्रॉम लाइट, रैंक ड्रीमर, शैडो कोर डोमेंट, शैडो फ्रैगमेंट्स 977/1000। वो पूरे 1000 जमा करने के इतना करीब था। अगर सनी वास्तव में चाहता तो वो सावधानी छोड़ सकता था और क्रिम्सन स्पायर की अपरिहार्य यात्रा से पहले उस तक पहुंचने के लिए जोर लगा सकता था। हालांकि वो उस भयानक मुकाबले से ठीक पहले किसी भी अनजान चीज में गोता लगाने से सावधान था।
उसे ये भी लगा कि उसका समय उन सभी चीजों को मजबूत और पूर्ण करने में बेहतर व्यतीत होगा जो उसने पहले ही सीखी और कमाई थी, न कि कुछ नया हासिल करने की कोशिश में इसे बर्बाद करना। फिर भी ये कोई आसान फैसला नहीं था। एक आह के साथ उसने पढ़ना जारी रखा। मेमोरीज, सिल्वर बेल, पपेटियर श्राउड, मिडनाइट शार्ड, ऑर्डिनरी रॉक, प्रोलिंग थॉर्न, एंडलेस स्प्रिंग, ब्लड ब्लॉसम, मूनलाइट शार्ड, एम, ओल्ड, वीवर्स मास्क, एकोज, शैडोज। उसने अपना सिर झुकाया और पढ़ा। उसके चेहरे पर एक खुशमिजाज भाव आ गया। मार्बल सेंट। मार्बल? कितना सही है। बिना कोई और समय बर्बाद किए उसने कोर की गहराइयों से अपनी शैडो को बुलाया। वो काली लपटों के बवंडर में दिखाई दी। अपनी सामान्य खामोश बेरुखी के साथ उसके सामने खड़ी हो गई। हालांकि सनी अपनी सांसें रोके बिना नहीं रह सका। सेंट वास्तव में बदल गई थी। वो पहले से काफी लंबी हो गई थी और अब और भी अधिक दमनकारी लग रही थी। उसका सुंदर पत्थर जैसा कवच, जो पहले ऐसा लगता था जैसे ग्रेनाइट से काटा गया हो, अब पूरी तरह से काला और चमकदार था, ओब्सिडियन की तरह, या गोमेद, ऑनिक्स। वास्तव में यह उस टूटे हुए गोमेद कवच की तरह था जिसे उसने काई की मदद से खरीदा था। इसके विपरीत उसकी त्वचा चिकनी और अलबास्टर, सफेद पत्थर की तरह सफेद हो गई थी। कम से कम उसका छोटा सा हिस्सा जो वो हेलमेट के वाइजर से देख सकता था। सेंट बहुत मजबूत, जागरूक और घातक लग रही थी। लेकिन ये वो नहीं था जिसने सनी को चौंका दिया। जिस चीज ने उसे दंग कर दिया वो थी जो उस काले कवच के नीचे छिपी थी। सेंट के शरीर में बसने वाली परछाई के भीतर पहले 2 ईथर के काले अंगारे हुआ करते थे, लेकिन अब वहां 3 थे। सनी ने उसे थोड़ी देर तक घूरा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या वह एक उच्च श्रेणी में बढ़ गई? अंत में वो शांत हुआ और शैडो का वर्णन करने वाले रून्स को प्रकट किया। एक पल बाद उसकी उम्मीदें सच साबित हुई। शैडो, मार्बल सेंट। शैडो रैंक, अवेकंड। शैडो क्लास, डीमन, राक्षस। डीमन, वो अब एक शैडो डीमन है। शैडो एट्रीब्यूट्स, बैटर मास्टर, स्टालवार्ट, स्पार्क ऑफ डिविनिटी। अगली पंक्ति पहले वहां नहीं थी। सनी ने अपनी सांस रोक ली। शैडो एबिलिटीज, वेपन सेज, अंडरवर्ल्ड आर्मामेंट। वो एक पल के लिए रुका, एक विजयी मुस्कान को दबाने की कोशिश करते हुए। वो हमेशा से जानता था कि सेंट एक सामान्य नाइटमेयर क्रिएचर नहीं थी, लेकिन यह सोचना कि वो डेविल बनने से पहले ही एक वास्तविक एबिलिटी हासिल कर लेगी, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 2, प्रत्याशा से जलते हुए उसने आगे पढ़ा। वेपन सेज एबिलिटी विवरण। शैडो सेंट किसी भी हथियार प्रकार की मेमोरी को प्रभावी ढंग से चला सकती है। अंडरवर्ल्ड आर्मामेंट एबिलिटी विवरण। शैडो सेंट का कवच अपने जादू को विरासत में लेने के लिए एक चार्म मेमोरी को समायोजित कर सकता है। सनी थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपना सिर घुमाया और उस खामोश राक्षस को घूरा। नहीं, राक्षस नहीं, डीमन। आखिरकार उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। आह, कितना अद्भुत! न केवल उसकी शैडो जबरदस्त रूप से मजबूत हो गई थी, बल्कि अब उसके पास किसी भी हथियार का उपयोग करने की क्षमता थी जो वो उसे प्रदान करेगा। साथ ही साथ अपने कवच को सभी प्रकार के शक्तिशाली जादू के साथ सुदृढ़ करने की क्षमता भी थी। ये उसे जो संभावनाएं प्रदान कर सकता था वे वास्तव में अनंत थी। संभावित संयोजन, लचीलापन, बस उचित मेमोरीज खोजने की देर थी। सनी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। पहले उसने कभी कभी सोचा था कि सेंट वास्तव में एक सेना का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त थी, लेकिन अब वो समझ गया कि वो गलत था। वो खुद एक सेना थी। कुछ घंटों बाद नेव की कोहर्ट के मुख्य सदस्य पुराने शिकार लॉज की छत पर जमा हुए।
जो अभी भी स्लम के किनारे पर खड़ा था। सेशन भी वहां थी, जिसने सनी को थोड़ा असहज कर दिया। हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। बाहरी बस्ती पूरी तरह वीरान और खाली थी। अब आसपास कोई हताश, भूखे युवा नहीं थे। वे सभी अब या तो कैसल की दीवारों के पीछे सुरक्षित छिपे थे या मर चुके थे। बस वे साथ ही थे। वे काई को विदा करने आए थे। वो आकर्षक तीरंदाज छत के किनारे के पास खड़ा था, आखिरी बार अपने उपकरणों की जांच कर रहा था। उसने एक नया स्टाइलिश कवच और एक चमड़े की जैकेट पहनी थी, जिसके कॉलर पर फर लगा था। उसकी पीठ पर तीरों से भरा एक तरकश और पानी, भोजन और लंबी यात्रा के लिए आवश्यक अन्य आपूर्ति के साथ एक बैग था। सनी बाकी लोगों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसका दिल भारी था। जैसे उसके विचारों को पढ़ते हुए काई पीछे मुड़ा और मुस्कुराया। सच में दोस्तों, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। लेब्रिंथ, भूल भुलैया में कुछ क्वालिटी टाइम बिताने का ये मेरा पहला मौका नहीं है। किसी ने जवाब नहीं दिया, ये जानते हुए कि इस बार नाइटिंगेल को सौंपा गया मिशन विशेष रूप से खतरनाक था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी था। उसे डार्क सिटी छोड़ना था और स्पेल द्वारा भेजे गए नए इंसानों की तलाश में फॉगोटन शोर की विशालता का पता लगाना था। आज विंटर सोल्स्टिस का दिन था और इसका मतलब था कि वहां असली दुनिया में हजारों स्लीपर्स अभी फली पॉड्स में प्रवेश करने और ड्रीम रियलम में आने की तैयारी कर रहे थे। सनी ने आह भरी और कहा, बस अपने जैसा चिड़चिड़ा कोई और वापस मत लाना, ठीक है? काई हंसा, कोई वादा नहीं। इसके साथ उसने उन्हें अलविदा कहा। खैर, मुझे शुभकामनाएं दो। कुछ ही पलों बाद वो चला गया, आकाश में एक छोटे से बिंदु में बदल गया। बाकी 6 लोगों ने लंबे समय तक उसे घूरा। उनके चेहरे उदास थे। उनका भविष्य इस बात पर निर्भर था कि काई क्या खोजेगा। उनका और फॉगोटन शोर पर अभी भी जीवन से चिपके हुए हर दूसरे व्यक्ति का भविष्य। चैप्टर 311 तैयारी। कुछ दिन बेहद तनावपूर्ण इंतजार में बीते। सनी ने इन दिनों को बिल्कुल वैसे ही बिताया जैसे वो पहले कर रहा था। ट्रेनिंग करना और जो आने वाला था, उसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना। उसके पास करने के लिए बहुत सी चीजें थी। सबसे पहले उसकी तकनीक आई, जो उस बहती हुई युद्ध शैली पर आधारित थी जो नेफिस ने उसे सिखाई थी, जिसमें शैडो सेंट की जमीनी और ठोस शैली के तत्वों को इसकी अनुकूलनीय नींव में जोड़ा गया था। उसका कौशल हर दिन तेज और पैना होता जा रहा था, धीरे धीरे उस स्तर पर ऊंचा और मजबूत हो रहा था जो युद्ध की उसकी मौजूदा समझ अनुमति देती थी। सनी अब कोई नौसिखिया नहीं था। वो सैकड़ों जानलेवा लड़ाइयों में बच गया था और हर लड़ाई ने उसे पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत और अनुभवी बना दिया था। लेकिन अपनी तकनीक को पूर्ण करना अभी भी आसान नहीं था, क्योंकि उसे पहले खुद को अदम्य बनाना था और फिर उस दृढ़ता को लचीलेपन में बदलना था। अब जब सनी के पास आखिरकार खाली समय था, तो उसने इसका उपयोग अपनी शैली को अपनी बेहतर शारीरिक सीमाओं की नई वास्तविकता के अनुकूल बनाने के लिए भी किया। ऐसी कई चीजें जो हॉलो माउंटेन्स की यात्रा से पहले उसके लिए संभव नहीं थी, अब संभव हो गई थी। जिस तरह से वो युद्ध के करीब पहुंचता था, उसे भी बदलना पड़ा। इस सब को हासिल करने के लिए बहुत प्रयास और बहुत सोच विचार की आवश्यकता थी। दूसरे नंबर पर शैडो डांस आया। सनी अभी भी उस चरण में था जहां वह उस मायावी शैली में प्रशिक्षित करने के लिए चालों का एक व्यावहारिक सेट धीरे धीरे बना रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अब शैडो डांस के अपने विजन को हकीकत में बदलने से केवल एक आखिरी कदम दूर है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसमें किसी महत्वपूर्ण सामग्री की कमी है। उसे उस अंतिम चरण को लेने के लिए एक आखिरी धक्का, प्रेरणा के एक पल की आवश्यकता थी। फिर भी उसकी कसरत बेकार नहीं थी। जब तक प्रेरणा का वो क्षण नहीं आया, उन्होंने उसके शरीर और दिमाग को कंडीशन करने में मदद की।
उन्हें परछाइयों की तरह अनुकूलनीय और लचीला बनाया। जब आखिरी रहस्योद्घाटन दिखाई देगा तो वे इसे प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हर एक गहन प्रशिक्षण सत्र के बाद उसके शरीर की हर मांसपेशी में दर्द होता था और मानसिक थकान की एक लहर उसके ऊपर छा जाती थी। तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण काम आया। उसे अपने दिमाग और आत्मा को एक ऐसे किले में बदलना था जो भविष्य के झटके का सामना कर सके। उसे उस प्रकार की स्पष्टता प्राप्त करनी थी जो उसे इन सब के दूसरी तरफ विजयी होकर उभरने की अनुमति दे, और अभी के लिए यह कार्य सबसे अधिक अप्राप्य साबित हो रहा था। अपने शरीर और दिमाग को एक पूर्ण औजार में ढालना कठिन था, लेकिन अपनी आत्मा के साथ ऐसा करना इतना अधिक कठिन था। हालांकि यही वो बाधा थी जिसे उसे हर हाल में पार करना ही था। बस ऐसे ही 6 दिन बीत गए। उसके जाने के 7वें दिन काई आखिरकार वापस लौट आया। वो आकर्षक युवक थका हुआ और फटेहाल लग रहा था। उसका कवच और कपड़े धूल, मिट्टी और सूखे खून से सने हुए थे। तीरों का तरकश जो वो अपने साथ ले गया था अब पूरी तरह खाली था, और उसकी जैकेट के कपड़े पर हल्के कट के निशान थे। सनी की परछाई इस पूरे समय ब्राइट कैसल के ऊपर आसमान पर नजर रख रही थी, इसलिए वो जानने वालों में सबसे पहले था। जब तक सनी उस छोटे कमरे में पहुंचा जो नेव के परिषद कक्ष, काउंसिल चेंबर के रूप में कार्य करता था, काई पहले से ही वहां था। आग के पास बैठा था और एक कच्चे मिट्टी के कप से लालच से पानी पी रहा था। एफी उसके बगल में थी। खाने की एक प्लेट उसके हाथों में थमा रही थी। उसे देखते ही काई ने कमजोर मुस्कान दी। अरे सनी। सनी थोड़ा हिचकिचाया, फिर उस सुंदर युवक के पास गया और उसके कंधे पर थपकी दी। अरे काई, वापसी पर स्वागत है। इसके बाद न तो उसने और न ही एफी ने बात की। अपने दोस्त को सांस लेने का मौका दिया और बाकी लोगों के आने का इंतजार किया। एक एक करके कैसी, कैस्टर और सेशन कमरे में दिखाई दिए और काई का अभिवादन किया। नेफिस प्रवेश करने वाली आखिरी थी। उसने सभी पर एक नजर डाली और फिर काई के पास बैठ गई। कुछ पलों के लिए हिचकिचाने के बाद उसने उसकी आंखों में देखा और पूछा, कितने? काई थोड़ी देर शांत रहा। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक गंभीर भाव दिखाई देने लगा। अंत में वो दूसरी ओर मुड़ गया और एक गहरी आह भरी। उसके होठों से एक शब्द निकला, कोई नहीं। उसकी आवाज उस छोटे से कमरे में गूंज उठी, जिससे वहां जमा हुए लोगों के चेहरे काले पड़ गए। मैंने लेब्रिंथ, भूल भुलैया को छान मारा, किसी भी संकेत की तलाश में कि कोई स्लीपर हाल ही में वहां से गुजरा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। वहां कोई जिंदा नहीं था और कोई लाशें नहीं थी। यहां तक कि एक भी ताजी हड्डी नहीं थी जो मुझे मिल सके। स्पेल ने, उसने किसी को भी इस नर्क में नहीं भेजा, इस साल नहीं, और वो अगले साल भी नहीं भेजेगा, जैसा मैंने सोचा था। सनी ने आह भरी। कभी कभी गलत होना अच्छा होता था। 15 साल पहले स्पेल ने 7 लोगों को फॉगोटन शोर पर भेजा था। अगले साल ये संख्या दोगुनी हो गई थी, और फिर अधिक और अधिक। आखिरकार हर विंटर सोल्स्टिस के बाद सैकड़ों स्लीपर्स डार्क सिटी में आ रहे थे। पिछले साल तक, जब उनमें से केवल 4 सनी, नेफिस, कैसी और कैस्टर आए थे, 3 और शापित खंडहरों तक पहुंचने के बिना ही लेब्रिंथ में मारे गए थे। इस वजह से ब्राइट कैसल के निवासियों ने एक सिद्धांत बनाया कि स्पेल द्वारा ड्रीम रियलम के इस क्षेत्र में भेजे गए लोगों की संख्या एक निश्चित चक्र का पालन करती है। यदि वे सही होते तो 1 सप्ताह पहले लेब्रिंथ में कहीं कम से कम 14 स्लीपर्स दिखाई देने चाहिए थे। लेकिन सनी ने कभी उस सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया। उसके दिमाग में उन 4 को कभी भी एक नया चक्र शुरू करने के लिए नहीं भेजा गया था। वो हमेशा सोचता था कि इसके बजाय उनका मतलब आखिरी होना था, वो आखिरी मौका जो स्पेल ने फॉगोटन शोर के लोगों को दिया था। और अब वो जानता था कि वो सही था।
एक आह के साथ नेफिस ने धीरे से सिर हिलाया और थोड़ी देर के लिए चूल्हे में जलती आग को घूरा। हर कोई चुपचाप खड़ा था, उसके फैसला लेने का इंतजार कर रहा था। अंत में उसने उनकी ओर देखे बिना कहा, सभी को थ्रोन रूम, सिंहासन कक्ष में इकट्ठा होने के लिए कहो। मैं उनसे बात करूंगी। बिना कोई समय बर्बाद किए कैस्टर थोड़ा झुका और कमरे से बाहर चला गया। एफी ने उसे एक छोटी नजर दी और फिर उसका पीछा किया। बाकी भी वैसे ही गए। सनी छोड़ने वाला आखिरी था। उसका दिल किसी ढोल की तरह धड़क रहा था। यह शुरू हो रहा है। चैप्टर 312, एक कसम। 500 लोग प्राचीन महल के शानदार विशाल हॉल में चुपचाप खड़े थे। ऊंची खिड़कियों से सूरज की किरणें गिर रही थी, जिससे हवा उज्जवल दिखाई दे रही थी। इस हॉल में बस कुछ हफ्ते पहले हुए भयानक खून खराबे का कोई नामो निशान नहीं बचा था। लाशों को हटा दिया गया था, फर्श से खून धो दिया गया था, लेकिन उसकी याद अभी भी बाकी थी। सफेद संगमरमर के सुंदर सिंहासन की सीढ़ियों पर चांदी के बालों वाली एक युवती बैठी थी। उसका चेहरा दूरस्थ था और ग्रे आंखें शांत और भारी थी। सैकड़ों लोग उसे देख रहे थे, अपनी लेडी के बोलने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार चेंजिंग स्टार ने आह भरी। उसकी आवाज थ्रोन रूम में गूंज उठी। फॉरगॉटन शोर के ड्रीमर्स। एक हफ्ते पहले मैंने कई स्काउट्स को लेब्रिंथ में उन युवाओं को खोजने भेजा था जिन्हें हमारी तरह यहां भेजा गया था। उनमें नाइटिंगेल भी था। उसने 7 दिन उन्हें खोजा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उनके गुजरने का एक भी संकेत नहीं। इस साल कोई नहीं आया है। हैरान फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। सनी ने लोगों के चेहरों को देखा। उलझन, डर, सदमा, लेकिन यह उतना बुरा नहीं था जितनी उम्मीद थी। कोई पूरी तरह निराशा में नहीं डूबा था। इसके बजाय सबने नेफिस की ओर देखा, आंखों में उम्मीद लिए। वो उनकी उम्मीद थी। जब तक वो साथ थी, वे हार नहीं मानने वाले थे। सैकड़ों आंखों के प्रति उदासीन, नेफ ने जारी रखा, आप में से कई इसका मतलब समझते हैं। जो नहीं समझते, मैं उन्हें समझाऊंगी। वो एक पल रुकी, दीवारों पर नजर डाली और गंभीर आवाज में बोली, कई सालों तक इस महल ने इंसानों के लिए किले का काम किया। कुछ ने सुरक्षा का आनंद लिया, कुछ ने इसकी छाया में जीवन बिताया। अगर ब्राइट कैसल नहीं होता तो हम यहां नहीं होते। इसने हमें जानवरों से बचाया, पनाह दी, लेकिन ये पनाह कभी मुफ्त नहीं थी। उसके चेहरे पर काला भाव आ गया। इसे बनाए रखने के लिए कुछ ने आत्मा खो दी, कईयों ने जान गंवा दी। हर साल इसे अस्तित्व में रखने के लिए सैकड़ों जानें कुर्बान की गई, और हर साल सैकड़ों और लोग इसके मुंह में फेंके जाने के लिए आए। सनी ने मन ही मन उपहास किया। वो इसे ऐसा बना रही थी जैसे कैसल जानों पर पलने वाला प्राणी हो। अर्थ सूक्ष्म था, लेकिन लोगों को प्रभावित करने वाला। सनी ने कई स्लीपर्स को कांपते देखा। कपटी, नेफिस ने जारी रखा, लेकिन अब और नहीं। इस साल डार्क सिटी में कोई नहीं आने वाला। नए लोगों के बिना हमारा नुकसान धीरे धीरे जमा होगा। जब तक कि दीवारों पर तैनात होने के लिए कोई न हो, जानवरों से लड़ने के लिए कोई न हो, जब तक कोई पनाह न बचे, ये अंत। उसने ठहराव लिया, फिर भयावह निश्चितता के साथ कहा, अटूट है। शब्द भीड़ से टकराए, भावनाओं का तूफान खड़ा कर दिया। आंखें चौड़ी हो गई, चेहरे पीले पड़ गए। झटका और डर 10 गुना बढ़ गया। आखिरी कील ठोकते हुए चेंजिंग स्टार ने कहा, जिसका मतलब केवल एक ही है, हम अब ब्राइट कैसल में नहीं रह सकते। भीड़ से अविश्वास और आतंक भरी चीखें उठीं। वे 3 बातें कह रहे थे, हम क्या करें, हम खुद को कैसे बचाएं, और हमें बचाओ चेंजिंग स्टार। सनी मुस्कुराया। नेफिस शांत रही, चीखों को गुजरने दिया। फिर उसकी आंखों में सफेद लपटें जल उठीं, जिससे सब खामोश हो गए। उसकी आवाज गूंज उठी, भीड़ को भेदती हुई, लेकिन ये हमारा अंत नहीं है।
बहुत समय पहले मैंने आपसे वादा किया था और मेरा इसे निभाने का इरादा है। वो अचानक उठी, विनाशकारी फरिश्ते की तरह मंडराती हुई। मेरे साथ आओ, मेरा अनुसरण करो। केवल मैं जानती हूं कि तुम्हें कैसे बचाना है। लपटों की चमक लोगों की आंखों में दिखाई दी, जैसे उनके चेहरे आंतरिक प्रकाश से चमक रहे हों। उसके शब्दों ने उन्हें अंधेरे में डुबो दिया था और फिर बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। वो बीकॉन उम्मीद की रोशनी के साथ जल रहा था और वो उम्मीद उसके साथ पर्याय थी। चेंजिंग स्टार सीढ़ियों से नीचे उतरी, शब्द दीवारों से गूंज रहे थे। मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें इस नर्क से बाहर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें घर का रास्ता दिखाऊंगी। लेकिन कोई गलती मत करना। वो कुछ पल चुप रही, फिर शांत और भारी आवाज में बोली, रास्ता लंबा और कठिन होगा। हर कोई इसे पार नहीं कर पाएगा। कमजोर मरेंगे, मजबूत भी मरेंगे। जो बचेंगे वे वही नहीं रहेंगे। लेकिन एक चीज का मैं वादा कर सकती हूं। नेफिस भीड़ में दाखिल हुई और लोगों को संकल्प भरी नजरों से देखा। मेरा अनुसरण करो और तुम कभी गुलाम नहीं बनोगे। सनी सिहर उठा, जैसे वो अकेले उससे बात कर रही हो। शायद सबने वैसा ही महसूस किया। सीधे उनकी आत्माओं में घूरते हुए वो बोली, अपने डर के, अपनी किस्मत के, नाइटमेयर स्पेल के गुलाम, मेरे साथ आओ और चाहे तुम जियो या मरो, तुम इंसानों की तरह ऐसा करोगे, डरपोक जानवरों की तरह नहीं। उसने आंखें बंद की, सांस छोड़ी, फिर नीचे देखा। जुनून गायब हो गया। लेकिन मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगी, कभी नहीं। साथ आना या रुकना तुम्हारी पसंद है। रुकने में कोई शर्म नहीं। जो जाना नहीं चाहते वे अभी जा सकते हैं। सनी ने स्लीपर्स को देखा। लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। चेहरों पर संदेह और डर था। हर कोई मंत्रमुग्ध नहीं था। हर कोई बहादुर नहीं था। हर कोई लड़ते हुए मरने को तैयार नहीं था। लेकिन अंत में एक भी व्यक्ति नहीं गया। नेफिस ने आह भरी और पश्चिम की ओर सिर घुमाया, जैसे दीवारों को भेदने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अच्छा, मुझे खुशी है। तो ये तय हो गया। वो उनकी ओर मुड़ी। सफेद लपटें उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। तो परसों हम ब्राइट कैसल छोड़ देंगे। परसों हम क्रिम्सन स्पायर पर कूच करेंगे। चैप्टर 313 अंतिम शिकार। डार्क सिटी में अपने आखिरी दिन नेफिस अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के एक छोटे समूह को एक आखिरी शिकार पर ले गई। उसकी कोहॉर्ट के सदस्य पीछे चल रहे थे। सनी, जो हठपूर्वक उनमें से एक के रूप में अपनी स्थिति को स्वीकारने से इनकार करता था, समूह से अलग चल रहा था। जेम्मा और सेशन भी उनके साथ थे, साथ ही 10 या उससे अधिक सबसे अनुभवी शिकारी भी। अब वे सभी बस चेंजिंग स्टार के लोग थे। चलते हुए जेम्मा सनी के पास आया और उसे जिज्ञासा से देखा। टेसाई के नेफ की तलवार से गिरने के बाद उस लंबे आदमी को कुछ हद तक शांति मिली थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा दुख का एक संकेत होता था। सनी ने उसे घूरा। क्या? शिकारी थोड़ा मुस्कुराया। तुम सनलेस हो, है ना? सनी ने कंधे उचकाए। हां, जेम्मा ने पूछा। मैंने सुना है कि तुम महीनों तक शहर में अकेले रहे। क्या यह सच है? मतलब बनता है। वो आदमी शायद फॉरगॉटन शोर पर सबसे अनुभवी शिकारी था। सनी ने सिर हिलाया। जरूर, 3 महीने से थोड़ा ज्यादा। जेम्मा ने अपनी ठुड्डी रगड़ी, फिर सीधे पूछा, तुम कैसे बचे? सनी मुस्कुराया। बहुत सारा छिपना, बहुत सारा मारना, थोड़ा सा पागलपन और थोड़ी सी किस्मत। जेम्मा हंसा। सही लगता है। थोड़ी देर बाद उसने नेफिस की ओर देखा और पूछा, क्या तुम जानते हो कि आज हम क्या शिकार करने वाले हैं? सनी ने उसे हैरानी से देखा। उसने तुम्हें नहीं बताया? लंबा आदमी हिचकिचाया। उसने बताया, मुझे बस यकीन नहीं हो रहा। सनी मुस्कुराया। तुम्हें लगा उसका दिमाग खराब हो गया है। उस एहसास की आदत डाल लो।
कुछ पलों बाद जेम्मा ने आह भरी, लेकिन हम इसे कैसे मार सकते हैं? सनी ने कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो। दिन के मध्य तक वे शहर के पूर्वी किनारों पर पहुंचे और महान दीवार पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने विशाल गड्ढा और बिना सिर वाली मूर्ति देखी, जिसका एक हाथ आसमान की ओर उठा हुआ था। उनका शिकार उस मूर्ति के नीचे एक विशाल भूमिगत कक्ष में छिपा था। आज वे लॉर्ड ऑफ द डेड, मृतकों के स्वामी, का शिकार करने वाले थे। मूर्ति के आधार पर पुजारिन का दूसरा हाथ कीचड़ में पड़ा था। हजारों साल पहले यह टूट कर गिर गया था, जिससे भूमिगत कक्ष का गुंबद टूट गया था। अब जमीन में एक खाई थी जो लॉर्ड ऑफ द डेड की मान में जाती थी। पहले सनी ने इसका इस्तेमाल बचने के लिए किया था। अब वे इसमें उतरने वाले थे। तहखानों का भयानक मालिक नीचे इंतजार कर रहा था। सनी हैरान नहीं था कि नेफिस यहां आई थी। वो पहाड़ी जैसा राक्षस शायद 7वीं शार्ड मेमोरी की रक्षा कर रहा था। चेंजिंग स्टार ने कहा, सनी, क्या तुम्हारी परछाई दफन कक्ष पर एक नजर डाल सकती है? उसने परछाई को दरार में भेजा। वो कीचड़ पर फिसली और अंधेरे छेद में दाखिल हुई। फिर विशाल पत्थर के हाथ की हथेली में छिपकर नीचे देखा। इंसानी हड्डियों का पहाड़ अभी भी वही था, विशाल कक्ष के बीच में। हालांकि यह बहुत अलग लग रहा था। हड्डियों के ढेर से अनगिनत हरी बेलें उग रही थी, कुछ पतली, कुछ मानव शरीर जितनी मोटी। वे हड्डियों को तोड़कर बाहर निकल रही थी। लॉर्ड ऑफ द डेड कमजोर लग रहा था, जैसे कि वो बीमार हो। उसकी ताकत एक भयानक परजीवी ने चूस ली हो। सनी ने परछाई को करीब से देखने का आदेश दिया और वो चीज देखी जिसकी उसे उम्मीद थी। फर्श पर एक छोटा लकड़ी का बक्सा पड़ा था, खुला और खाली। वही बक्सा जो नेफिस ने कैस्टर को सौंपा था। वो नोट सेशन द्वारा लिखा गया था और बक्से की सामग्री किडो ने बनाई थी। किडो आर्टिसंस की लीडर थी जो पौधों को नियंत्रित कर सकती थी। ये हड्डी खाने वाली बेल उसकी आखिरी रचना थी। नेफिस की ओर मुड़ते हुए सनी ने कहा, टायरेंट किडो की बेल से संक्रमित है। ये काफी कमजोर लग रहा है। चेंजिंग स्टार ने सिर हिलाया। जब हम कक्ष में प्रवेश करेंगे, लॉर्ड ऑफ द डेड हम पर हमला करेगा। अब इसकी शक्ति कम हो गई है और डॉन शार्ड की मदद से हम हमले से बच सकते हैं और इसे मार सकते हैं। उसने दरार की ओर कदम बढ़ाया। चलो चलते हैं। जल्द ही सनी लॉर्ड ऑफ द डेड के प्रकोप से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार यह उतना कठिन नहीं था। वो मजबूत हो गया था और वो प्राणी कमजोर। उसकी मेमोरीज को क्राउन ऑफ डॉन ने बढ़ाया था और सेंट अब एक डीमन थी। आज अधिक इंसान उसका विरोध कर रहे थे, फिर भी लड़ाई जानलेवा थी। इंसान उसे घेर रहे थे, टायरेंट के अंगों को चकमा दे रहे थे और हमला कर रहे थे। काई हवा में उड़ रहा था और घायलों को दूर ला रहा था। वे केवल इसलिए जीवित थे क्योंकि उसके हमले अब धीमे थे। एफी और सेंट अपनी ढालों से हमलों का सामना कर सकती थी। कैस्टर अपने भूतिया ब्लेड से कट लगा रहा था, जबकि सेशन ने अपने हैमर से एक अंग तोड़ दिया था। सनलाइट शार्ड का हर वार उसे दर्द देता था, लेकिन नेफिस की तलवार उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। टायरेंट अंदर से बेलों द्वारा खाया जा रहा था और बाहर से उनके हथियारों द्वारा। और फिर एक लंबी लड़ाई के बाद हड्डियों का ढेर उसके शरीर से गिर गया, जिससे उसका आंतरिक कोर सामने आ गया। वो कोर खोपड़ियों और जमे खून से बना था। इसमें एक मोटे सफेद कीड़े का आकार देखा जा सकता था। उसी पल एफी आगे बढ़ी, शरीर घुमाया और बहरा कर देने वाली चीख के साथ डस्क शार्ड को डिस्कस की तरह फेंक दिया। वो ढाल भयानक गति के साथ हवा में दौड़ी और टायरेंट के कोर से टकराई, उसे रेकिंग बॉल की तरह कुचल दिया। इसने उस कीड़े को आधा काट दिया और दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। हड्डियों का पहाड़ जमा, कांपा और फिर
ढह गया। हर कोई एफी को घूर रहा था, हैरान। उनकी आंखों में उम्मीद जल रही थी, उसके चेहरे पर शोकपूर्ण भाव था। सनी को याद आया कि उसके मूल कोहॉर्ट के सभी सदस्य यही मारे गए थे। कुछ पलों बाद एफी ने आह भरी और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। फिर उसने हाथ उठाया और मुट्ठी बना ली। ये उसका बताने का तरीका था कि उसे मेमोरी मिली है, एक शार्ड मेमोरी, आखिरी जो वहां थी। चैप्टर 314 शपथ की चाबियां। सब कुछ हो जाने के बाद और नेफिस द्वारा बचे हुए लोगों को ठीक करने के लिए अपनी लपटों का इस्तेमाल करने के बाद वे कैटाकॉम्स के जरिए शहर लौट आए। शायद वह उन मरे हुए राक्षसों की सेना को खत्म करना चाहती थी, जो अब टायरेंट के बिना जीवन में वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन अंत में उनका सामना केवल सन्नाटे से हुआ। खूंखार कंकालों का वो झुंड जिसने कभी सनी और कोहॉर्ट के बाकी लोगों की जान लगभग ले ली थी, अब नहीं था। खंडहरों के नीचे फैली अंधेरी सुरंगें हड्डियों के ढेर से पटी पड़ी थी, जो धीरे धीरे धूल में बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिस पल लॉर्ड ऑफ द डेड नष्ट हुआ, उसके नौकर भी मर गए। थोड़ी देर बाद इंसानों का समूह लाइट हाउस के ढहे हुए टॉवर से बाहर निकला और ब्राइट कैसल की ओर वापस अपना रास्ता जारी रखा। वे डार्क सिटी को पीछे छोड़ने से पहले अपनी आखिरी रात वही बिताने वाले थे। प्राचीन गढ़ की गहराइयों में एक छोटे से कमरे में 7 लोग एक मेज के चारों ओर जमा हुए। वे सनी, नेफिस, कैसी, कैस्टर, एफी, काई और सेशन थे। महल की दीवारों के परे रात के पूर्ण अंधेरे ने दुनिया को निगल लिया था। नाइटमेयर क्रिएचर्स शापित खंडहरों में घूम रहे थे और कहीं दूर काली लहरें शहर की दीवार की अदम्य ग्रेनाइट सतह से टकरा रही थी। अंदर एक मेमोरी लालटेन की ठंडी रोशनी उनके चेहरों को रोशन कर रही थी। अजीब बात है, हर कोई चुप था, जैसे यकीन न हो कि क्या कहना है। आखिरकार सनी ने जोर से जम्हाई लेकर सन्नाटा तोड़ा। क्या हम इसे शुरू करें? कल एक लंबा दिन होने वाला है और हम में से कुछ को अपनी ब्यूटी स्लिप की जरूरत है। उसने काई पर एक तिरछी नजर डाली, थोड़ा सोचा और फिर जोड़ा, वैसे आज के बाद हर दिन लंबा होने वाला है, तो चलो बस इसे करते हैं। नेफिस ने उसे कुछ पलों के लिए घूरा, फिर उसके शब्दों को दोहराया, करते हैं। इसके साथ उन्होंने अपनी मेमोरीज को बुलाया। सनी के हाथों में एक ऑस्टियर ताची और एक भूतिया स्टिलेटो दिखाई दिया। सेशन के हाथ में एक सुंदर वॉर हैमर आया जिसकी चोंच संकरी थी। एफी ने अपना सुंदर कांस्य भाला और एक भारी गोल ढाल बुलाई। अंत में धातु का एक साधारण बैंड जो एक ही रत्न से सजा हुआ था, प्रकाश से बुना गया और चेंजिंग स्टार के सिर पर धीरे से टिक गया। वे 7 शार्ड मेमोरीज थी, डॉन, जेनिथ, डस्क, मिडनाइट, सनलाइट, मूनलाइट और स्टारलाइट। आखिरी मेमोरी एक छोटा लहराता हुआ सफेद लबादा था जो एफी के कंधों पर लिपटा हुआ था। ये वो शार्ड था जो उसे लॉर्ड ऑफ द डेड को मारने के बाद मिला था। कुछ पलों के लिए कोई नहीं हिला। फिर एफी ने कहा, तो ओह, अब क्या? नेफिस ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर माथा सिकोड़ा। आखिरकार कुछ समय बीतने के बाद उसने कहा, करीब आओ। जब उन्होंने ऐसा किया तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। सनी ने महसूस किया कि उसके हथियारों के हत्थे अचानक गर्म हो रहे थे और जल्द ही मिडनाइट और मूनलाइट शार्ड दोनों एक भूतिया ईथर प्रकाश छोड़ने लगे। बाकी शार्ड्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। प्रकाश की 7 किरणें कमरे के केंद्र की ओर दौड़ी और टकरा गई। फिर वे एक दूसरे के साथ विलीन हो गई और जल्द ही उस प्रकाश से 7 वस्तुओं ने खुद को बुना और हवा में मंडराने लगी। वे चमकदार धातु से बनी चाबियां थी जिनकी सतह पर 7 चमकते तारे खुदे हुए थे। ये उस भयानक शपथ का प्रकटीकरण था जो 7 नायकों ने उन हजारों साल पहले दी थी। वे चाबियां जिनका उपयोग भूमिगत
अंधेरे के अभिशाप को सील करने के लिए किया गया था। अचानक 7 चाबियां प्रकाश की धाराओं में बदल गई और कमरे में जमा 7 लोगों में से प्रत्येक की ओर दौड़ी। एक किरण सनी के सीने से टकराई और गायब हो गई, उसके कोर में समा गई। स्पेल की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। आपको एक ओथ की मिली है। सनी सिहर उठा। वो उस भयानक शपथ से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था, लेकिन अंत में उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। कमरे में जमा बाकी लोगों को देखते हुए चेंजिंग स्टार एक पल के लिए रुकी और फिर कहा, हम तैयार हैं। भोर की धुंधली रोशनी में महल के द्वार आखिरी बार खुले। इंसानों का एक लंबा जुलूस उनसे होकर गुजरा, उस प्राचीन गढ़ को छोड़ते हुए जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक पनाह दी थी। वे झूलते हुए खोपड़ियों के नीचे से चले, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। सारे संघर्ष के बाद किसी ने भी उन भयानक चीजों को उनकी जंजीरों से हटाने की जहमत नहीं उठाई थी। ऐसा नहीं था कि कोई संघर्ष में खोई सैकड़ों जानों को और उससे पहले हुई हजारों मौतों को भूल सकता था, भले ही खोपड़ियों को हटा दिया जाता। 500 लोग पहाड़ी से नीचे उतरे और डार्क सिटी में प्रवेश किया। कुछ नाइटमेयर क्रिएचर्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की और कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले ही चीर दिए गए। ये 500 इंसान कोई बेबस भीड़ नहीं थे। वे एक युद्ध में परखी हुई सेना थे, जो असाधारण रूप से शक्तिशाली स्लीपर से बनी थी। शायद मानव जाति में पैदा होने वाले अब तक के सबसे शक्तिशाली स्लीपर्स। वे खंडहरों में आगे बढ़े। जो भी उनके रास्ते को रोकने की हिम्मत करता उसे काट डालते। जल्द ही स्लीपर्स डार्क सिटी की पश्चिमी सीमा के पास पहुंचे और प्राचीन दीवार पर चढ़ गए। वहां वे रुके और मुड़े, गंभीर सन्नाटे में ब्राइट कैसल के सिलहुट को घूरते हुए। तब तक उसकी हर खिड़की से काले धुएं के खंभे निकल रहे थे। जल्द ही पूरा महल उग्र लपटों से घिर गया, जो धीरे धीरे उसकी दीवारों के सफेद पत्थर को निगल रही थी। शानदार संगमरमर चटक गया और पिघल गया, भयानक गर्मी से नष्ट हो गया। छोटे टॉवर डगमगाए और हिले और फिर उस भयानक भट्ठी में गिर गए। आग धीरे धीरे ब्राइट कैसल को नष्ट कर रही थी, इसे पिघले हुए खंडहर में बदल रही थी। एक मायने में यह सही था। आखिरकार डार्क सिटी में बाकी सब कुछ बहुत बहुत पहले ही बर्बाद हो चुका था। हैरानी की बात यह है कि विनाश का यह कार्य चेंजिंग स्टार का विचार नहीं था। वो नहीं थी जिसने ब्राइट कैसल को उनके पीछे जलाने का आदेश दिया था। एक अंतिम इशारे की तरह हर किसी की आत्मा में यह बात ठोकने के लिए कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। सनी ने नेफिस से कुछ ऐसा ही उम्मीद की होगी, लेकिन नहीं, यह खुद लोगों का फैसला था। वे प्राचीन गढ़ को नष्ट करना चाहते थे क्योंकि वे उससे नफरत करते थे। वे इन प्राचीन खून से सने पत्थरों से केवल उससे थोड़ा कम नफरत करते थे जितना उन्हें जीवित रहने के लिए उनकी आवश्यकता थी। और अब जब वे जा रहे थे, वे ब्राइट कैसल को अस्तित्व से मिटा देना चाहते थे। शायद अगर वो चला गया तो उस सारे अंधेरे की यादें जो उन्होंने वहां देखी थी और जिसके वे अपराधी थे, उसके साथ गायब हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद मरते हुए किले का विकृत मुड़ा हुआ सिलहुट आग और धुएं से पूरी तरह छिप गया। धीरे धीरे खामोश स्लीपर्स उस दृश्य से दूर मुड़े और दूर क्षितिज में देखा। वे पश्चिम की ओर देख रहे थे। वही वे जा रहे थे, क्रिम्सन स्पायर की घेराबंदी करने के लिए। एक एक करके स्लीपर्स दीवार से नीचे उतरे और डार्क सिटी को पीछे छोड़ दिया। चैप्टर 315 क्रिम्सन स्पायर। भोर की ठंडी रोशनी में एक विशालकाय लाल टॉवर लेब्रिंथ से उठ रहा था। इस दूरी से यह एक खून से सनी तलवार जैसा लग रहा था, जिसे किसी आदिम टाइटन ने स्वर्ग में घूम दिया हो। क्रिम्सन कोरल उसकी दीवारों से देवताओं के खून की तरह बह रहा था, स्पायर के आधार से फैलकर पूरे फॉगोटन शोर को निगलने के लिए। टॉवर खुद एक द्वीप पर खड़ा लग रहा था, जो चारों तरफ से काले पानी से घिरा हुआ था। भले ही सूरज पहले ही ऊपर चढ़ रहा था,
शापित समुद्र का यह हिस्सा गायब नहीं हुआ। इसके बजाय यह रुका रहा और लगातार चलता रहा, एक विशाल भंवर बनाते हुए। काले पानी की सतह के नीचे अस्पष्ट आकृतियां चलती हुई देखी जा सकती थी, जो स्पायर के पास जाने की हिम्मत करने वाले इंसानों के दिलों को डर से डुबो रही थी। सनी ने ऊपर देखा, लाल टॉवर के अंतहीन विस्तार की ओर, और पीला पड़ गया। पास से ये और भी ज्यादा अशुभ, दमनकारी और भयानक लग रहा था। उसे ये विश्वास करने में संघर्ष करना पड़ा कि ये साइक्लोपियन संरचना इंसानी हाथों से बनाई गई थी। ये तो छोड़ ही दो कि ये बहुत समय पहले उनकी मुक्ति थी। अब क्रिम्सन स्पायर विकृत, भयानक और पूरी तरह से बुराई के अलावा कुछ नहीं लग रहा था। इससे भयानक शक्ति का एहसास निकल रहा था, जिसे चुनौती देने की कोई भी इंसान कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। और फिर भी वे ठीक यही करने जा रहे थे। मुड़ते हुए उसने ड्रीमर आर्मी के कैंप पर एक नजर डाली। पिछले एक हफ्ते से उन 500 लोगों ने इस जगह तक पहुंचने के लिए लेब्रिंथ को पार किया था। रास्ते में कुछ लोग मारे गए थे, लेकिन उतने नहीं जितने उसने उम्मीद की थी। उस छोटी यात्रा के लिए किस्मत उनके साथ थी। इन दिनों में उन्होंने अनगिनत नाइटमेयर क्रिएचर्स का कत्लेआम किया था और किसी तरह गहराई के निवासियों के प्रकोप को आकर्षित करने से बचने में कामयाब रहे थे। उन्होंने लॉर्ड की बिना सिर वाली मूर्ति देखी थी, जो डार्क सिटी और क्रिम्सन स्पायर के बीच आधे रास्ते में खड़ी थी, और कई अन्य अद्भुत और भयानक चीजें। और अब वे लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके थे। लोग लड़ाई की तैयारी में व्यस्त थे। भोर में जो डर उन्होंने महसूस किया था, क्रिम्सन स्पायर को देखने के बाद, जो अब इतना करीब था, वो गंभीर दृढ़ संकल्प और संकल्प में बदल गया। हर कोई अंतिम तैयारी कर रहा था। कुछ अपने कवच और हथियारों की आखिरी बार जांच कर रहे थे। कुछ जल्दबाजी में कामचलाऊ किलेबंदी कर रहे थे। कुछ प्रार्थना कर रहे थे, मरे हुए देवताओं से अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे थे। सच कहा जाए तो सनी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बेकार बैठा लग रहा था। खैर, उन्होंने क्या उम्मीद की थी? नेफिस ने अभी तक उसे नहीं बताया था कि लड़ाई में उसकी भूमिका वास्तव में क्या होने वाली थी। ऐसा नहीं है कि वो सुनने के लिए बाध्य था। बिल्कुल। एक आह के साथ वो कोहॉर्ट के अन्य सदस्यों की ओर मुड़ा, जो आग के चारों ओर जमा थे, सविन बार लड़ाई की योजना पर चर्चा कर रहे थे। आज हर कोई असामान्य रूप से गंभीर लग रहा था। एक एक करके वे तैयारियों में शामिल होने के लिए चले गए। जल्द ही चेंजिंग स्टार अकेली रह गई। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सनी उसके पास गया और बैठ गया, आग को घूरते हुए। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यह बहुत अजीब है, तुम्हें नहीं लगता? उसने उसे देखा और एक भौं उठाई। नेफिस उस पहली बार से बहुत बदल गई थी जब वे मिले थे, लेकिन बिल्कुल वैसी ही भी रही। वो अभी भी शांत और आत्मविश्वास से भरी थी, हाथी दांत जैसी त्वचा और सुंदर चांदी के बालों के साथ। वो अभी भी मजबूत और दृढ़ विश्वास से भरी थी। बस इतना था कि इन दिनों उसकी आंखें थोड़ी खाली लग रही थी। क्या अजीब है? सनी ने कंधे उचकाए। बस ये सब। अगर कोई मुझे 1 साल पहले इस दृश्य का वर्णन करता तो मैं वास्तव में हैरान होता। और फिर भी हम यहां हैं। वो थोड़ा रुका और फिर जोड़ा, हम बहुत दूर आ गए हैं। हम तीनों। उन दोनों ने कैसी को देखा, जो आर्टिसन प्रतिनिधियों को कुछ समझाने में व्यस्त थी। उसका नाजुक हाथ क्वाइट डांसर के हत्थे पर टिका था। थोड़ी देर बाद नेफिस ने सिर हिलाया। हां, और अब हमें बस एक आखिरी कदम उठाना है। दोनों थोड़ी देर चुप रहे, ये सोचते हुए कि ये आखिरी कदम अब तक का सबसे कठिन होने वाला था, अतुलनीय रूप से। फिर सनी ने आह भरी। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? जिस तरह से तुम पिछले दिनों इस विषय से बचती रही हो, मुझे लगता है कि यह कोई मामूली बात नहीं है। चेंजिंग स्टार मुस्कुराई, फिर उसे देखा। उसकी आंखों में सफेद चिंगारियां नाच रही थी।
सच में बहुत छोटी सी बात है। फिर वो क्रिम्सन स्पायर का सामना करने के लिए मुड़ी, थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई और फिर अचानक बोली, अपना हाथ दो। जब सनी ने दिया तो उसकी ठंडी त्वचा के माध्यम से कुछ उसके शैडो कोर में चला गया। उसने रून्स को बुलाया और उन्हें देखा, पहले से ही जानते हुए कि वो क्या देखने वाला था। और वो वहां थी, उसकी मेमोरीज के बीच सूचीबद्ध ओट की 7। किसी तरह उसने बाकी 6 चाबियां बाकियों से इकट्ठा कर ली थी और अब वो उन्हें सनी को सौंप रही थी। अभी भी उस साइक्लोपियन टॉवर को देखते हुए नेफिस ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम काले समुद्र को नष्ट कर दो या कम से कम उसे हटा दो। सनी मुस्कुराया, वाकई बहुत छोटी सी बात है। बहुत जल्द सूरज ऊपर चढ़ गया और क्रिम्सन स्पायर के चारों ओर काला भंवर थोड़ा छोटा हो गया। इसकी गहराइयों से लाल मूंगे के कई पुल उठे जो द्वीप को फॉरगॉटन शोर के बाकी हिस्से से जोड़ते थे। और वहां द्वीप पर अनगिनत आकृतियां अचानक हिलने लगी, लाल टीलों से बाहर रेंगती हुई। वे शापित टॉवर की रखवाली करने वाले नाइटमेयर क्रिएचर्स थे। उनमें सभी प्रकार की भयावहता थी। वहां कैरापेस लीजन के सदस्य थे, स्कैवेंजर, सेंचुरियन और डीमन। मांसाहारी कीड़ों की कॉलोनियां थी, विशाल कनखजूरे जो संक्षारक तेल छोड़ते थे, और डरावनी बेलें जो सांपों की तरह जमीन पर रेंगती थी। ऐसे जीव थे जो सड़ी हुई हड्डियों के काले द्रव्यमान की तरह दिखते थे, और ऐसे जीव जो चट्टान से बने ह्यूमनॉइड दिखते थे, जिनके भयानक जबड़े नुकीले दांतों से भरे थे। पारदर्शी कीड़ों के झुंड थे जो अपने रास्ते में सब कुछ खा जाते थे, और लोहे के कवच पहने विशाल मकड़ियां थी। ऐसे जानवर थे जो अपने शरीर से घातक हड्डी के भाले मार सकते थे, और ऐसे जानवर जो अपनी नजरों से अपने शिकार को पत्थर में बदल सकते थे। ऐसे शव थे जिनके मांस के छेदों से लाल फूल उग रहे थे, और विशालकाय घृणित जीव जो मेंटिस जैसे दिखते थे अगर वे कांच और खूनी लाल मिट्टी से बने होते। और भी बहुत कुछ जो सनी ने कभी नहीं देखा था, लड़ा था या वर्णन कर सकता था। वे सभी अजीब सामंजस्य में एक साथ चले, सामान्य क्षेत्रीय आक्रामकता से रहित, जो विभिन्न जनजातियों के नाइटमेयर क्रिएचर्स को एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर करती थी। वे क्रिम्सन टेरर के अधीन थे और अब स्पायर की रखवाली के लिए सेवा करते थे। एक भयानक लहर की तरह राक्षसों का झुंड लाल मूंगे के पुलों पर लुढ़का और इंसानी सेना की ओर बह गया। इसके पीछे अपनी स्थिति से सनी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि पहली पंक्ति में खड़े लोगों के शरीर कांप रहे थे और अनजाने में एक कदम पीछे ले रहे थे। किसी ने अपना हथियार भी गिरा दिया। एक पल बाद एफी की तेज आवाज स्लीपर्स की कतारों पर गूंजी, अपनी जगह पर डटे रहो कमबख्तों। अगर कोई भागा तो मैं उसे खुद मार डालूंगी। अजीब बात है, उसकी चिड़चिड़ी चिल्लाहट ने उनके दिलों में डर को शांत कर दिया। हालांकि एक पल बाद ये पास आते झुंड के शोर में डूब गई। क्रिम्सन स्पायर के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। चैप्टर 316 खौफ। क्रिम्सन स्पायर के बाहरी इलाके में मूंगे में अब कोई रास्ते और सुरंगें नहीं थी। यह बस एक ठोस लाल द्रव्यमान था, उस अजीब जीवित पदार्थ की एक अटूट सतह जिसने हजारों साल पहले फॉरगॉटन शोर को निगल लिया था। फिलहाल एफी उस सतह पर खड़ी थी। कई सौ लोग उसके बगल में खड़े थे, डरावनी और सदमे के साथ नाइटमेयर क्रिएचर्स की आती हुई लहर को घूर रहे थे। उन सभी को पता था कि एक बार स्पायर तक पहुंचने के बाद क्या होने वाला है, लेकिन तब भी इसका दृश्य भयानक था। वो इन डरे हुए लोगों की पहली पंक्ति के केंद्र में थी। माना जाता है कि उनकी कमान संभाल रही थी। अपने लंबे कद और दुबले शक्तिशाली शरीर के साथ एफी बाकी स्लीपर्स के बीच अलग दिख रही थी। उसका प्राचीन कवच उगते सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसके कंधों पर तारों की रोशनी से बुना हुआ एक लहराता सफेद लबादा था। उसने एक हाथ में जेनिथ और दूसरे में डस्क पकड़ रखा था। एफी डर के समुद्र में ताकत
और संकल्प का एक गढ़ लग रही थी। एक पौराणिक नायक जो एक प्राचीन किंवदंती से नश्वर क्षेत्र में कदम रखा हो, लेकिन वास्तव में उसकी हालत खराब थी। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ घृणित भयावता के लुढ़कते झुंड को देखते हुए शिकारी ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और अपने कवच के हेलमेट को बुलाया, जो नीले घोड़े के बालों के एक ऊंचे शिखा के साथ ताज पहनाया गया था, और सोचा, लगी पड़ी है, शिट शिट शिट। उसके चारों ओर लोग कांप रहे थे। किसी बेवकूफ ने अपना हथियार गिरा दिया और कुछ कदम पीछे ले गया, जैसे भागने पर विचार कर रहा हो। भले ही वो खुद वर्तमान में ऐसा करने के बारे में गंभीरता से सोच रही थी। एफी ने गुर्राया और चिल्लाई, अपनी जगह पर डटे रहो, कमबख्तों। अगर कोई भागा तो मैं उसे खुद मार डालूंगी। वैसे भी भागने का क्या मतलब था? भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर वे मरने वाले थे तो वे इंसानों की तरह मर सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजकुमारी ने कहा था। वो थोड़ी बकवास करती थी, लेकिन कभी गलत भी नहीं होती थी। तैयार हो जाओ, हरा जादों। अपने भाले को पकड़ते हुए एफी ने अपने बगल में खड़े 2 आदमियों पर एक तिरछी नजर डाली। उनमें से एक कैस्टर था और दूसरा जेमा था। किसने सोचा होगा कि एक दिन वो और गनलाग के हंटर्स का लीडर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे? अजीब बात है, उसके पिछले दुश्मन की उपस्थिति अब बेहद आश्वस्त करने वाली थी। हालांकि उसके चेहरे पर भी डर के संकेत थे। इस स्थिति में एकमात्र व्यक्ति जो बेपरवाह रह सकता था, वो शायद डूफस यानी सनी था। वो पीला बदमाश किसी भी चीज से डरने के लिए या तो बहुत पागल था या बहुत बेवकूफ, या दोनों। लेकिन वो फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एफी को उस छोटे खतरे की याद आ रही थी, लेकिन सनी शायद किसी अंधेरी जगह छिपा था या कुछ इतना पागलपन भरा कर रहा था जो किसी और को नहीं सौंपा जा सकता था। वैसे भी उसने उसे शुभकामनाएं दी। उसने खुद को भी शुभकामनाएं दी। राक्षसों के पास आते झुंड को देखते हुए एफी ने कुछ सेकंड इंतजार किया और फिर चिल्लाई, फर्स्ट मार्क। उसकी चिल्लाहट को सैशन ने दोहराया, जो दूसरी पंक्ति की कमान संभाल रही थी, और तीसरी में कही नाइट यानी काई तक पहुंच गई। लड़ाई की योजना वास्तव में सरल थी। पहली पंक्ति को राक्षसों को रोकना था। थक जाने पर दूसरी पंक्ति के साथ जगह बदलनी थी। इस बीच तीसरी पंक्ति जितने हो सके उतने प्राणियों को मारने की प्रभारी थी, लेकिन पहले उन्हें शुरुआती हमले का सामना करना पड़ा। हमलावर झुंड की गति को तोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। उसके पीछे कहीं उनकी निवासी मूर्ति यानी नेफिस की मनमोहक आवाज ने सीज इंजन को फायर करने का आदेश दिया। इन राक्षसी मशीनों का निर्माण आर्टिसंस द्वारा किया गया था और माना जाता था कि वे सबसे भारी सुरक्षा वाले नाइटमेयर क्रिएचर्स के कवच को भेदने में सक्षम हैं, जब तक कि वे फॉलन न हो। बिल्कुल। एक अजीब और सुरीली आवाज उसके कानों तक पहुंची और 1 सेकंड के अंश बाद 6 भारी धातु के भाले, प्रत्येक कम से कम 2 मीटर लंबा, अविश्वसनीय गति के साथ उनके सिर के ऊपर से उड़ गए। वे हवा में दौड़े और झुंड के सामने से टकराए, चिटिन के टुकड़े और खून की धाराओं को जमीन पर भेज दिया। उसने उनमें से एक को एक विशाल केकड़े जैसे प्राणी का सिर काटते हुए देखा। दूसरा एक खूनी लाल मेंटिस के ठीक आर पार हो गया और उसके पीछे कई राक्षसों को भूंक दिया। लेकिन भयावता की लहर जरा भी धीमी नहीं हुई। वहां उनमें से बहुत सारे थे। अपने शरीर में दौड़ती एक सिहरन को महसूस करते हुए एफी ने अपने दांत पीस लिए, फिर चिल्लाई, सेकंड मार्क। लगभग तुरंत तीरों की बारिश राक्षसों पर गिर गई, कई को घायल कर दिया और कुछ को मार डाला। तीरों के साथ कई अन्य प्रोजेक्टाइल भी मिश्रित थे। कुछ स्लीपर्स ने स्लिंग्स, क्रॉसबो या अधिक विदेशी प्रोजेक्टाइल हथियारों का इस्तेमाल किया। कुछ ने अपनी एस्पेक्ट एबिलिटीज का इस्तेमाल किया, जिसने उन्हें सभी प्रकार के जादुई हमले करने की अनुमति दी, जैसे हवा, आग और बर्फ से बने उड़ते हुए ब्लेड। कुछ सोल एसेंस से भरे बम भी बना सकते थे,
जो आगे बढ़ते भयावता के बीच फट गए और कई को चीर दिया। लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। राक्षस केवल और अधिक उन्मत्त होते दिखाई दिए। उनकी आंखों में गुस्सा, पागलपन और खून की प्यास और भी तेज चमक रही थी। तीरों की दूसरी बारिश हुई और कुछ ही देर बाद काम चलाओ बैलिस्टा से दागे गए 6 और भाले झुंड में जा गिरे। तब तक नाइटमेयर क्रिएचर्स कुछ भी बदलने के लिए इंसानों की पहली पंक्ति के बहुत करीब थे। एक कदम आगे बढ़ाते हुए एफी ने अपनी मांसपेशियों पर जोर डाला और जेनेट शार्ड को घृणित जीवों के पास आते द्रव्यमान में फेंक दिया। सुंदर कांस्य भाले ने एक विशेष रूप से लंबे प्राणी के स्टील के कवच को चकनाचूर कर दिया और उसके दिल को भेद दिया। ये कैसे नहीं मार सकता था? क्राउन ऑफ डॉन के चमत्कारी जादू द्वारा सशक्त होकर उनके सभी हथियार और उनके सभी कवच वर्तमान में चेंजिंग स्टार द्वारा कच्ची शक्ति खिलाए जा रहे थे। स्टील डीमन के चारों ओर कई घृणित जीव गिर गए, जो अन्य स्लीपर्स द्वारा फेंकी गई मेमोरीज द्वारा इसी तरह मारे गए। भाले को वापस बुलाते हुए एफी ने देखा कि नाइटमेयर क्रिएचर्स की पहली पंक्ति एक गहरी खाई में गिर गई, जिसे आर्टिसंस ने बस 1 घंटे पहले बनाया था। उनके पीछे चलने वाले बस अपने साथी घृणित जीवों के शवों पर चढ़ गए और आगे बढ़ते रहे। लेकिन आखिरकार झुंड की गति कम हो गई, भले ही थोड़ी सी ही सही। लानत है, संभालो, ब्रेस। राक्षसों की लहर इंसानों की कतार से टकराने से पहले उसके पास चिल्लाने के लिए बस इतना ही समय था। फिर दुनिया पागलपन, तबाही और मौत के अलावा और कुछ नहीं में भस्म हो गई। चैप्टर 317 मांस की चक्की। डस्क शार्ड के पीछे अपना पूरा वजन डालते हुए एफी ने ढाल पर जोर दिया और अपने दांत पीस लिए। एक पल बाद उस पर एक भयानक प्रहार हुआ, जो पत्थर को धूल में बदलने के लिए काफी मजबूत था। लेकिन सनी के अद्भुत एकों के विपरीत वो पत्थर से नहीं बनी थी। इसके बजाय एफी किसी ऐसी चीज से बनी थी जो कहीं अधिक लचीली थी। अपनी पूरी ताकत से धक्का देते हुए उसने प्रभाव की शॉकवेव को अपने पूरे शरीर में दौड़ते हुए और फिर जमीन में गायब होते हुए महसूस किया। उसकी हड्डियां कराह उठीं, लेकिन साथ ही जुड़ी रही। भयानक दबाव के बावजूद वो भी डटी रही। एक पल बाद एफी गुर्राई और भी जोर से धक्का दिया। उस कैरेपे सेंचुरियन को कुछ सेंटीमीटर पीछे धकेल दिया, जो उससे टकराया था। साथ ही साथ उसका भाला ढाल के पीछे से निकला और काले चिटिन को भेद गया। राक्षस के मांस में गहरा धंस गया। उसने इसे घुमाया और प्राणी की रीढ़ को काट दिया, फिर अपने कंधे को डस्क शार्ड में मारा। उस विशाल लाश को कांस्य ब्लेड से उड़ा दिया, बिल्कुल सही समय पर। 1 सेकंड बाद और वो लंबा कमीना उसे ऊपर से अपने एक दरांती से गोद देता। लेकिन जैसे ही सेंचुरियन जमीन पर गिरा, एक और घृणित जीव पहले से ही उसकी जगह ले रहा था। एक भयानक लार टपकाते जबड़े और उग्र आंखों के साथ, जो पागलपन से जल रही थी। लानत है सब पर। एफी के चारों ओर इंसानों और नाइटमेयर क्रिएचर्स के शरीर एक लहराते, खून बहते, दहाड़ते हुए कचरे में उलझ गए थे। पंजे और स्टील के हथियार उठे और गिरे। खून की धाराएं, हड्डी के टुकड़े और मांस के लोथड़े जमीन पर भेज रहे थे। हवा चीखों, धातु के टकराने की आवाज और मरते हुए और मारने वालों की भयानक आवाजों से भरी थी। एक खूनी कोहरे ने दुनिया को ढक लिया था, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मर जा, कमीने, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मां। एफी का भाला एक घातक धुंधलापन था, जो हवा में उड़ रहा था और काले खून की फुहारें वापस ला रहा था। उसने अपने जेनेट शार्ड को एक क्रूर, जानलेवा लय के साथ चलाया। वार करना, वापस खींचना, वार करना। हर बार जब उसकी भुजा आगे बढ़ती, एक और जीवन समाप्त हो जाता। हर बार जब वो अपनी ढाल उठाती, एक और हमला रोका जाता। वो थकन को महसूस नहीं कर सकती थी।
वो डर को महसूस नहीं कर सकती थी, वो दया को महसूस नहीं कर सकती थी। अगर उसने एक सेकंड के लिए भी अपनी एकाग्रता खो दी तो वो मर जाएगी, और वो मरना नहीं चाहती थी। हरामजादो, क्या तुम मुझे खाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, देखते हैं कौन किसको खाता है, बेवकूफों। उसके चारों ओर ड्रीमर आर्मी की पहली पंक्ति धीरे धीरे नाइटमेयर झुंड के दबाव में झुक रही थी। उनमें से बहुत से लोग पहले ही मर चुके थे और हर सेकंड और मर रहे थे। उनके शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और खा लिए गए, राक्षसों के द्रव्यमान में सुबह की ओस की तरह गायब हो गए। वो दृश्य इतना भयानक और रोंगटे खड़े करने वाला था कि दिमाग ने बस इसे प्रोसेस करने से इनकार कर दिया। और फिर भी पहली पंक्ति के स्लीपर्स, वे जिनके पास सबसे शक्तिशाली मुकाबला एस्पेक्ट्स और बेहतरीन मेमोरीज थी, ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। उन्होंने घृणित जीवों की विनाशकारी लहर को उसके रास्ते में रोक दिया और उसे अपने ब्लेड और अपनी जान के साथ बांध दिया। झुंड इंसानी सेना के ऊपर से लुढ़कने और उसे पूरी तरह से मिटाने में विफल रहा। इतना ही नहीं, कत्लेआम एक तरफा नहीं था। मारे गए हर इंसान के लिए कई नाइटमेयर क्रिएचर्स घायल हुए, कुचले गए और टुकड़ों में काट दिए गए। कड़ी मेहनत और बड़ी कीमत पर पहली पंक्ति खुद को सुधार रही थी। शुरुआती हमले के बचे हुए लोग 3 चैंपियंस के चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। वे एफी, जेमा और कैस्टर थे। उनमें से प्रत्येक राक्षसों के समुद्र में एक गढ़ बन गया और अपने चारों ओर लड़ाकों को इकट्ठा किया, जिससे झुंड की प्रगति रुक गई। जो भी जीव उनके पार जाने में कामयाब रहे, उन्हें सेशन के नेतृत्व में दूसरी पंक्ति के स्लीपर्स द्वारा रोका गया और चीर दिया गया। और इस सब के दौरान तीसरी पंक्ति के तीरंदाज और सीज इंजन कभी भी आग बरसाना बंद नहीं कर रहे थे। मौत आसमान से गिर रही थी, बिना किसी भेदभाव के राक्षसों को मार रही थी। खून से लथपथ और पसीने से तरबतर एफी एक ढेर पर खड़ी थी, जो राक्षसों और इंसानों दोनों की लाशों से बना था। उसने अपनी ढाल से एक भयानक हमले को रोका और फिर एक और प्राणी को मार डाला जो उस पर कूदने की कोशिश कर रहा था। उसका भाला बिजली की तरह कौंधा और राक्षस गिर गया। उसने एक पल के लिए अपनी सांस पकड़ी और फिर अपने चारों ओर देखा। स्थिति गंभीर थी, लेकिन निराशाजनक नहीं थी। वे अभी भी खड़े थे, वे अभी भी लड़ रहे थे। हम ये कर सकते हैं, हम वास्तव में ये कर सकते हैं। लेकिन तभी एक भयानक परछाई उसके ऊपर गिर गई। एफी ने ऊपर देखा और उसका दिल डूब गया। आसमान गिर रहा था, या ऐसा लग रहा था। हजारों काले बिंदु बादलों से नीचे उतर रहे थे, सीधे उनके ऊपर। स्पायर मैसेंजर्स आ गए थे। चैप्टर 318 कड़वा सच। अपनी जगह पर डटे रहो, कमबख्तों। अगर कोई भागा तो मैं उसे खुद मार डालूंगी। एफी की आवाज सुनकर काई सिहर उठा और उसने खुद को भयानक नाइटमेयर झुंड के डरावने चेहरे से दूर देखने के लिए मजबूर किया। नीचे देखते हुए उसने देखा कि उसका हाथ कांप रहा था और उसने इसे मुट्ठी में भींच लिया। उसे खुद को शांत करना था किसी तरह, वरना उसका निशाना खराब होने वाला था। ये नहीं चलेगा। लेकिन ईमानदारी से एक इंसान कैसे डरा हुआ नहीं हो सकता जब नाइटमेयर क्रिएचर्स का एक शाब्दिक समुद्र, हर एक किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत और घातक जिसका किसी को कभी सामना करना चाहिए, इतनी तेजी से उनके पास आ रहा था। काई को स्टेज फ्राइट और सामाजिक चिंता जैसी चीजों पर काबू पाने पर गर्व था। साथ ही अनुग्रह और लालित्य के साथ कई अप्रिय स्थितियों से गुजरने पर भी। डार्क सिटी में 3 लंबे वर्षों तक अपनी मानवता खोए बिना जीवित रहने का तो जिक्र ही नहीं, लेकिन ये बस बहुत ज्यादा था। सनी क्या कहता? अपने कांटेदार लेकिन प्यारे दोस्त के बारे में सोचते हुए काई थोड़ा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शायद कुछ ऐसा, ओ, नाइटमेयर क्रिएचर्स का झुंड? हां, मैं कुछ दिन पहले एक से मिला था। जब मैंने छींक मारी तो वे सब मर गए। सबसे अजीब बात यह थी कि वो सच कह रहा होता।
अगर काई गहराई से खोदने का फैसला करता तो वो सनी की छींक के कारण भारी हिमस्खलन होने जैसा कुछ खोजता जो सभी राक्षसों को मिटा देता। या अधिक संभावना है कि उसकी छींक ने किसी प्राचीन, बहुत अधिक भयानक प्राणी को जगा दिया, जिसने फिर सनी पर अपनी नजरें टिकाने से पहले सभी राक्षसों को खा लिया। किसी कारण से उस छोटे से पागल के बारे में विचार ने काई को शांत कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने धनुष को मजबूती से पकड़ा और आगे देखा। एफी ने अपना भाला फेंका था और फिर एक भयानक दहाड़ लगाई थी। राक्षसों की लहर इंसानों की पतली कतार से टकराई थी। वो चीख जिसने उसका पीछा किया वो ऐसी चीज थी जिसे काई कभी नहीं भूलने वाला था, चाहे वो कितना भी लंबा क्यों न जिए। डर, दर्द और रोष की एक सिम्फनी। उस भयानक पल में उसने कई लोगों को मरते हुए देखा। उसने देखा कि कैसे एक युवा महिला, जिसे वो नाम से जानता था, एक बख्तरबंद राक्षस द्वारा 2 टुकड़ों में काट दी गई। उसने देखा कि कैसे एक आदमी, जो हमेशा काई के गाने के अनुरोधों के साथ उसे परेशान करता था, एक विशाल जबड़े द्वारा पकड़ लिया गया और हवा में फेंक दिया गया। उसका शरीर चिथड़ों में बदल गया। उसने खून के फव्वारे और कटे हुए अंगों को उड़ते हुए देखा। लेकिन उसने ये भी देखा कि कैसे इंसान डटे रहे। डर और सदमे के बावजूद उन्होंने भागने से इनकार कर दिया। वे चिल्लाए, वे रोए, वे मरे, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। ब्लेड और एस्पेक्ट एबिलिटीज की चमक ने अंधेरे को रोशन कर दिया और नाइटमेयर क्रिएचर्स भी मरने लगे। ये एक खूनी, अराजक गड़बड़ थी, लेकिन वे अभी भी जिंदा थे। काई ने एफी को देखा, जो एक चट्टान की तरह राक्षसों के बीच खड़ी थी। उसकी ढाल हमलों को रोक रही थी और उसका भाला मौत बांट रहा था। उसने जेम्मा को देखा, जो एक बवंडर की तरह लड़ रहा था। उसका लंबा ब्लेड हर उस चीज को काट रहा था जो उसके पास आने की हिम्मत करती थी। उसने कैस्टर को देखा, जो युद्ध के मैदान में एक भूत की तरह नाच रहा था। उसकी तलवार चांदी की रोशनी की एक लकीर थी। और उसने उन सभी अन्य लोगों को देखा जो अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहे थे, नेफिस के लिए, अपने घरों के लिए, एक दूसरे के लिए, काई के लिए भी। आखिरकार वो और उसके तीरंदाज उनके पीछे सुरक्षित थे, जबकि वे सामने मर रहे थे। ये विचार उसे बीमार कर रहा था। उसे वहां नीचे होना चाहिए था, उनके साथ। उसे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, न कि इसके विपरीत। लेकिन वह जानता था कि उसकी भूमिका अलग थी। उसका काम उन्हें मारना था, जो एफी और बाकी लोगों को नहीं मार सकते थे। उन चीजों को मारना जो आसमान से आती थी, और वे आ रही थी। उसने ऊपर देखा, जहां हजारों काले बिंदु बादलों से नीचे उतर रहे थे। स्पायर मैसेंजर्स, वे भयानक पक्षी जैसे जीव थे, जिनके पास स्टील जैसी सख्त त्वचा और रेजर जैसे तेज पंजे थे। अगर वे नीचे पहुंचते तो वे तीरंदाजों और घायल लोगों को आसानी से मार डालते। लेकिन उनके और काई के बीच एक बाधा थी, लोहे की जाली। ये कारीगरों द्वारा बनाई गई एक पतली, लगभग अदृश्य जाली थी, जो युद्ध के मैदान के ऊपर तनी हुई थी। इसे उन मजबूत केबलों से बनाया गया था जो उन्होंने लेब्रिंथ में पाए थे। ये मैसेंजर्स को रोकने के लिए थी। लेकिन क्या ये काफी होगी? काई ने अपना धनुष उठाया और एक तीर चढ़ाया। उसके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। उसकी आंखों में एक ठंडा संकल्प था। वो उन्हें पास नहीं आने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धनुष खींचो, निशाना लगाओ, डटे रहो। उसकी आवाज युद्ध के मैदान के शोर के ऊपर गूंज उठी, स्पष्ट और मजबूत। उसके पीछे 100 तीरंदाजों ने अपने धनुष उठाए। सीज इंजन्स ने अपनी रस्सियां तान दी। हवा में तनाव इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। और फिर मैसेंजर्स उन पर गिर पड़े। चैप्टर 319, आसमान से मौत। धनुष खींचो, निशाना लगाओ, डटे रहो। काई के शब्द
उसके सैनिकों का मनोबल बनाए रखने के लिए थे, बजाय इसके कि वे वास्तविक निर्देशों के रूप में काम करें। सच कहा जाए तो उसे अभी तक बहुत कुछ नहीं करना पड़ा था। तीरंदाजों के मामले में समन्वित वॉली यानी एक साथ तीर छोड़ने जैसी कोई चीज नहीं थी। हर किसी को बस एक के बाद एक तीर नाइटमेयर क्रिएचर्स के उबलते हुए द्रव्यमान में भेजने थे। जितनी जल्दी वे कर सकते थे, उसे भी वही करना था। उसके पास जमीन पर तीरों से भरे कई तरकश अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। काई बिना किसी राहत के शूटिंग कर रहा था। ब्लड, एरो और इन साधारण तीरों का उपयोग करने के बीच अदला बदली कर रहा था। उस भयानक मेमोरी को उसके हाथों में लौटने में समय लगता था, इसलिए उसे बीच बीच में किसी और चीज का उपयोग करना पड़ता था। एक अच्छे तीरंदाज को 1 मिनट में 12 बार फायर करने में सक्षम होना चाहिए। एक बेहतरीन उससे दोगुना। अपने दांत पीसते हुए काई ने अपना धनुष खींचा, निशाना साधा, अपनी सांस रोकी और फायर किया। हर हरकत कुशल, तेज और सटीक होनी चाहिए थी। जैसे ही एक शॉट पूरा होता, दूसरा तुरंत शुरू हो जाता। खींचो, निशाना लगाओ, छोड़ो। खींचो, निशाना लगाओ, छोड़ो। दोहराओ और दोहराओ और दोहराओ। इन पलों में वो एक इंसान कम और एक व्यवस्थित युद्ध मशीन ज्यादा बन गया था, जो एक पल के लिए भी रुके बिना सभी सिलेंडरों पर चलती थी। उसने एक भयानक घृणित जीव की आंख में तीर मारा जो समुद्री शैवाल और सड़े हुए मांस से बने एक विशाल सांप जैसा दिखता था। एक और ने एक विशाल पार्श्विक प्राइमेट यानी वानर की छाती को भेद दिया और उसे एक मेंटिस जैसे प्राणी के कवच पर टांग दिया। तीसरा एक बख्तरबंद मकड़ी की गर्दन में धंस गया। उसके आसपास अन्य तीरंदाज भी वही कर रहे थे, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। भले ही वे हर मिनट सैकड़ों राक्षसों को मार रहे थे, लेकिन और भी अधिक उनकी जगह लेने के लिए आ रहे थे। झुंड अंतहीन लग रहा था और वे अभी भी जमीन पर थे। असली खतरा ऊपर से आ रहा था। जैसे ही काई ने एक और तीर छोड़ा, उसने अपनी परिधीय दृष्टि से एक छाया को तेजी से नीचे आते देखा। उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। स्पायर मैसेंजर्स की पहली लहर जाली से टकराने वाली थी। वे कम से कम सौ थे, भयानक गति के साथ गोता लगा रहे थे। उनकी चीखें कानों को फाड़ने वाली थी, जो कांच पर धातु के घिसने जैसी लग रही थी। ऊपर ऊपर निशाना लगाओ, काई चिल्लाया और अपना धनुष आकाश की ओर मोड़ दिया। उसने निशाना लगाने की जहमत नहीं उठाई। इतने सारे लक्ष्यों के साथ चूकना लगभग असंभव था। उसने अपनी उंगलियां ढीली कर दी और ब्लड एरो ऊपर की ओर उड़ गया, एक लाल बिजली की तरह हवा को चीरता हुआ। ये एक मैसेंजर के सीने से टकराया, उसके कवच को कागज की तरह फाड़ दिया और उसकी पीठ से बाहर निकल गया। राक्षस ने दर्द से चीख मारी और गिरना शुरू कर दिया। उसके पंख बेकार हो गए, लेकिन उसके पीछे 99 और थे। अन्य तीरंदाजों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तीरों का एक बादल ऊपर भेजा। दर्जनों मैसेंजर्स मारे गए। उनके शरीर हवा में ही छलनी हो गए, लेकिन बाकी जारी रहे और फिर वे जाली से टकराए। एक भयानक धातु की आवाज ने हवा को भर दिया जब स्टील की सख्त त्वचा लोहे के तारों से टकराई। कुछ मैसेंजर्स तुरंत टुकड़ों में काट दिए गए। उनके शरीर क्यूब्स में बिखर गए। खून और मांस की बारिश नीचे तीरंदाजों पर गिरी, लेकिन अन्य जो अधिक भाग्यशाली या अधिक मजबूत थे, वे तारों के बीच से फिसलने या उन्हें तोड़ने में कामयाब रहे। जाली हर जगह नहीं थी और यह सही नहीं थी। एक विशाल मैसेंजर जिसके पंख एक छोटे विमान जितने चौड़े थे, तारों को तोड़ते हुए नीचे गिरा और सीधे तीरंदाजों की कतार के बीच लैंड किया। प्रभाव ने कई लोगों को पैरों से गिरा दिया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, राक्षस ने अपनी लंबी गर्दन घुमाई और एक युवा लड़की को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। उसकी चीख अचानक और भयानक रूप से कट गई जब उसने उसे आधा काट दिया। नहीं, काई ने अपना धनुष गिरा दिया
और अपनी कमर से एक छोटी तलवार खींच ली। वो चिल्लाया और राक्षस की ओर दौड़ा, जो अब एक और शिकार की तलाश में था। मैसेंजर ने उसकी ओर मुड़ा। उसकी काली मनके जैसी आंखें द्वेष से चमक रही थी। उसने काई पर अपनी चोंच से वार किया, जो बिजली की तरह तेज थी। काई ने चकमा दिया। हवा का झोंका उसके चेहरे को काट गया और राक्षस की गर्दन पर अपनी तलवार से वार किया। ब्लेड टकराया और चिंगारी उठी, लेकिन यह सख्त त्वचा को भेदने में विफल रहा। लानत है! राक्षस ने फिर से हमला किया, इस बार अपने पंख से। काई ने कूदकर खुद को बचाया, लेकिन पंख का एक सिरा उसकी जांघ को छू गया, जिससे गहरा घाव हो गया। दर्द ने उसे अंधा कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि अगर वो गिरा तो और लोग मरेंगे। अचानक एक भारी भाला हवा में सीटी बजाता हुआ आया और मैसेंजर के सिर में धंस गया। उसे जमीन पर पटक दिया। काई ने पीछे मुड़कर देखा। ये एक सीज इंजन का क्रू था, जिसने अपनी बैलिस्टा को घुमा लिया था। उन्होंने उसे बचा लिया था, लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था। जाली में और छेद हो रहे थे और मैसेंजर्स नीचे आ रहे थे। काई ने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और अपना धनुष उठाया। उसका पैर खून बह रहा था, लेकिन वो अभी भी खड़ा रह सकता था। अंतराल को भरें, उन्हें नीचे मत आने दो। उसने एक और तीर छोड़ा और फिर एक और। आसमान राक्षसों से काला हो रहा था, लेकिन वे अभी भी लड़ रहे थे। जब तक उनके फेफड़ों में सांस थी, वे लड़ते रहेंगे। चैप्टर 320 आपूर्ति। धनुष खींचो, निशाना लगाओ, डटे रहो। जैसे ही नाइट ने ये शब्द चिल्लाए, आइको ठोकर खाकर गिर गई। तीरों का बंडल जो वो अपनी बाहों में ले जा रही थी, जमीन पर बिखर गया। आउच! मूंगा से खुद को उठाते हुए उसने जल्दी से तीरों को इकट्ठा किया और सबसे करीबी तीरंदाज के पास दौड़ी, फिर उन्हें उसके पैरों के पास रख दिया। इस लड़ाई में उसके जैसे लोगों की भूमिका, वे जो लड़ने के लिए बहुत कमजोर थे और जिनके पास कोई उपयोगी एस्पेक्ट नहीं था, एक साथ सबसे सरल और सबसे अराजक थी। उन्हें लड़ाई में भाग लेने वाले स्लीपर्स को उन सभी चीजों की आपूर्ति करने का काम सौंपा गया था जिनकी उन्हें आवश्यकता थी, चाहे वो तीर हो, क्रॉसबो बोल्ट, उनके गोफन के लिए पत्थर या कुछ और। अलग अलग काम करने वाले धावकों यानी रनर्स की कई टीमें थी। शुरुआत में उसे पहली और दूसरी पंक्तियों से घायलों को फॉर्मेशन के पीछे स्थित अस्थायी अस्पताल तक ले जाने में मदद करनी थी। वहां हीलिंग से संबंधित एस्पेक्ट एबिलिटीज वाले कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, मदद करने के लिए तैयार। उसका दोस्त स्टीव उनमें से एक था, लेकिन जैसा कि ये निकला, इस लड़ाई में बहुत सारे घायल नहीं थे। ज्यादातर बस मौके पर ही मर गए। इसलिए उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा और वह यहां आ गई, तीरंदाजों को आपूर्ति करने में मदद करने के लिए। वो अभी नाइट के पास 2 तरकश लाई थी और अपने रास्ते पर थी। रुको, ये कितना पागलपन था! अपनी सांस पकड़ने की कोशिश करते हुए आइको ने चारों ओर देखा और सिहर उठी। पागलपन, ये पागलपन है। उसके सामने का दृश्य सच होने के लिए बहुत विचित्र था। कई सौ स्लीपर्स को जमीन पर नाइटमेयर क्रिएचर्स के एक झुंड ने घेर लिया था, जिसके ऊपर राक्षसी पक्षियों का एक झुंड मंडरा रहा था। हर जगह खून, मौत और विनाश था, और फिर भी वे अभी भी किसी तरह जीवित थे। आइको ने एफी को देखा, जो खून से लथपथ थी, लेकिन अभी भी अपना भाला चला रही थी। उसने काई को देखा, जो एक पैर से लंगड़ा रहा था, लेकिन फिर भी मशीन की तरह तीर छोड़ रहा था। उसने नेफिस और सनी को भी देखा। वे दोनों युद्ध के मैदान के केंद्र में नहीं थे। इसके बजाय वे स्पायर के आधार के पास थे, कुछ कर रहे थे जो आइको समझ नहीं पा रही थी। नेफिस अपनी चांदी की तलवार के साथ खड़ी थी, सफेद लपटों में घिरी हुई, जबकि सनी बस अजीब लग रहा था। वो अपनी परछाइयों के साथ नाच रहा था, या ऐसा लग रहा था।
लेकिन आइको के पास उन्हें देखने का समय नहीं था। उसे और तीर लाने थे। वो वापस आपूर्ति ढेर की ओर दौड़ी, जहां आर्टिसंस नए प्रोजेक्टाइल बना रहे थे और बक्से खोल रहे थे। रास्ते में उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक स्पायर मैसेंजर जाली को तोड़कर नीचे गिर गया था और आपूर्ति टीम के बीच में लैंड किया था। उसने एक लड़की को पकड़ लिया था और उसे खा रहा था। आइको ने अपनी आंखें बंद कर ली और दौड़ती रही। वो रुक नहीं सकती थी। वो मदद नहीं कर सकती थी। अगर वो रुकी तो तीरंदाज बिना बारूद के रह जाएंगे और फिर और लोग मरेंगे। वो ढेर पर पहुंची, 2 और तरकश उठाए और वापस काई की ओर दौड़ी। यहां और तीर। उसने उन्हें उसके पास रख दिया। काई ने उसे देखे बिना सिर हिलाया और शूटिंग जारी रखी। आइको फिर से मुड़ी। ये उसका काम था। दौड़ना, सामान ले जाना, मरना नहीं, जितनी देर हो सके। अचानक एक जोर की आवाज आई और जमीन हिल गई। आइको ने संतुलन खो दिया और फिर से गिर गई। इस बार जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। क्रिम्सन स्पायर चमक रहा था। लाल मूंगा जो इसकी दीवारों को बना रहा था, वो एक गहरी अशुभ रोशनी से स्पंदित होने लगा था और वो रोशनी तेज होती जा रही थी। ये क्या है? किसी ने चिल्लाया। पीछे हटो, स्पायर से दूर हो जाओ। लेकिन वे पहले से ही स्पायर के पास थे। दूर जाने की कोई जगह नहीं थी। आइको ने देखा कि नेफिस और सनी अभी भी वही थे, टॉवर के आधार पर। क्या उन्होंने कुछ किया था? रोशनी अब इतनी तेज थी कि उसे देखना दर्दनाक था। और फिर एक और आवाज आई। ये एक चीख नहीं थी। ये एक दहाड़ नहीं थी। ये एक धड़कन थी। एक विशाल लौकिक दिल की धड़कन। धुधुम ध्वनि ने आइको की हड्डियों को हिला दिया। नाइटमेयर क्रिएचर्स भी जम गए। उन्होंने भी इसे महसूस किया था। कुछ आ रहा था, कुछ बहुत बड़ा। आइको स्टीव को ढूंढना चाहती थी। वो उसके साथ रहना चाहती थी जब अंत आएगा। वो अस्पताल के तंबू की ओर दौड़ी। स्टीव, स्टीव। वो अंदर घुस गई। स्टीव वहां था, एक घायल आदमी के ऊपर झुका हुआ। उसके हाथ खून से सने थे। आइको, तुम ठीक हो? वो उसके पास दौड़ी और उसे गले लगा लिया। मुझे डर लग रहा है, स्टीव। मुझे बहुत डर लग रहा है। विशालकाय आदमी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे पता है, छोटी, मुझे भी। तभी तंबू की छत फट गई। एक विशाल काला पंजा नीचे आया और घायल आदमी को कुचल दिया, जिस पर स्टीव काम कर रहा था। स्टीव ने आइको को पीछे धकेल दिया। भागो! लेकिन वो नहीं हिली। वो अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकती थी। राक्षस ने अपना सिर अंदर डाला। ये एक और मैसेंजर था। उसने स्टीव को देखा और अपनी चोंच खोली। नहीं, आइको ने अपनी बेल्ट से एक छोटा चाकू खींचा। ये एक सब्जी काटने वाला चाकू था, उसका एकमात्र हथियार। वो राक्षस पर चिल्लाई और उसकी ओर दौड़ी। ये हास्यास्पद था, ये आत्मघाती था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, एक काली परछाई उसके ऊपर से गुजरी। राक्षस का सिर उसके शरीर से अलग हो गया और जमीन पर गिर गया। आइको रुक गई, अपनी सांस रोककर। तंबू के प्रवेश द्वार पर सनी खड़ा था। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम लोग, उसने कहा अपनी सांस के बीच, तुम्हें बाहर आना चाहिए। शो शुरू होने वाला है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।